50 साल बचे हैं सिर्फ। किस चीज में? ये दुनिया औरतें चलाएंगी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रिकॉर्डेड, इसको आज मार्क कर लो, डेट हो गए, टॉपिक खत्म। आप जिस हैप्पीनेस को और जिस फन को ढूंढ रहे हो इंटरनेट पे, वो नहीं है इंटरनेट पे। ये मुझे समझ आ गया, आपको मोबाइल से बड़ी चिढ़ है। मुझे भयानक चिढ़ है। स्पॉन्सर्ड कोई मोबाइल कंपनी तो नहीं है ना? नहीं तो तुरंत नैरेटिव बदल दिया जाएगा इसको। मोबाइल फोन्स के 11 फायदे। मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जिसको मोटिवेशन की खुद जरूरत है। मोटिवेशनल स्पीकर, विजडम वाले लोग इतने ज्यादा हो गए कि मोटिवेट होने वाले नहीं बचे हैं। ये मैंने यार, और मर्दानगी की परिभाषा निखिल भाई अच्छा है, बनाओ पर छोड़ दो थोड़े दिन बाद। मिट गाला होने वाला है, पढ़ा मैं। इनऑर्बिट गाला भी कर लो अपना। अब आजकल सेल्फी पॉइंट खुल गया है ना, लब मलाड, लब मालवणी, जिसको जो मन करे अपना पहन के गाला पे आ जाए। मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ कि यार तुमने क्या देखा था, तो बोली मैं इतना सोचती तो यहाँ होती नहीं तुम्हारे साथ। आई लव यू नहीं बोलते हैं आप? अब तो बोल देता हूँ, बट वो बोलने में सिनेमा की तरह ये सब नहीं होता है। मैं शायद इकलौता एक्टर हूँ जिसको सबसे ज्यादा भैया कहा जाता है। पंकज भैया, पंकज भैया, मतलब भैया हम कब से हो गए सब। सबसे ज्यादा बकचोद आदमी कौन लगता है? कितना उदास हूँ ना, एक नाम नहीं आ रहा है। मालूम है, ये सक्सेस का बाई प्रोडक्ट है। ये अच्छी अच्छी चीजें आदमी ने लिखी हैं आपके बारे में इंटरनेट पे। अच्छा, एक निखिल तनेजा जी हैं, आप ही हो तो? ये तो मैं हूँ। हाँ तरीका। निखिल, यस, ये आप क्या कर रहे हैं? आई एम बीइंग काम। क्यों, कोई बाबा वगैरह आ रहे हैं क्या? बाबा नहीं, भैया आ रहे हैं। किसके भैया? काली नहीं, सॉरी, पंकज भैया आ रहे हैं। पंकज त्रिपाठी? पंकज त्रिपाठी, जो खुद इतने काम एंड कंपोज्ड हैं कि उनके साथ बातचीत करने के लिए आई ऑल्सो हैव टू मेडिटेट। ठीक है, तो आपकी मेडिटेशन के बाद शूट कर। साउंड्स गुड। Welcome to Be a Man Ya Season 3, presented by the good folks at Rohini Nilekani Philanthropies in association with Dove Men Plus Care. आज जो हमारे साथ बैठे हैं दिग्गज, हम जब आपका इंट्रोडक्शन सोच रहे थे एज ए टीम बैठकर, हमने बोला पंकज त्रिपाठी सर को कैसे बेस्ट बता पाए। और एक वर्ड जो हमारी जेनजी टीम थी वो बार बार फेंक रही थी, अरे पूकी। पूकी होता है आजकल यंग लोगों के अंदर, मैन विद नो हेटर्स, कि कोई भी ऐसा जिनको कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, वी आर सो ऑनर्ड, इट्स सच अ प्रिविलेज। शुक्रिया शुक्रिया। कुकी अच्छा है, बढ़िया है। मैं तो अब ना पेड़ बनना चाहता हूँ। हाँ, अब प्रयास वही है कि आप पेड़ के भी कोई हेटर्स होते नहीं है, नफरत भले लगाए ना लगाए, इमारत बनाने के लिए भले उनको अलग कर दें जगह से। हम परफेक्शन ढूंढ लेते हैं हर चीज़ों में। कोई भी पौधा जो इंडिविजुअल खड़ा है कहीं भी, उसमें कुछ भी परफेक्ट नहीं है। वो ब्रांचेज अपने हिसाब से आड़े टेढ़े हो गए हैं, निकल गए हैं, लेकिन इतना सुंदर लगता है ना देख के। बट आपको कहा गया पूकी बुलाते हैं आपको? एक आध जगह शायद पढ़ा हो, किसी ने लिखा था कहीं कहीं कुछ लोगों ने। आपकी बेटी कभी नहीं बुलाती आपको पूकी? ना। वो तो मैं आपका वो युवा वाली लड़की के साथ बातचीत कर रहा था, तो मैं पूछा भैया जेनजी किस उम्र के लोग होते हैं, तो उसने बताया, तो मैं परेशान हैरान रह गया कि बताओ, मैं एक अपने घर में ही पिछले 10 सालों से एक जेनजी के साथ रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। ये तो जेनजी और ये सब तो हम 10-10, 20-20 साल पे डिसाइड करते हैं। मैं तो युग की बात कर रहा हूँ, कलयुग की बात। मुझे पता है मैं कलयुग में हूँ, पर मेरी प्रवृत्ति और मेरी प्रकृति कलयुग वाली नहीं है। ये बात मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ ताकि और अच्छा लगे। नहीं सर, बिल्कुल। और वही हम कोशिश करते हैं शो पर कि कैन वी हैव मेन हु एक्चुअली, एक जो आइडिया है मर्दानगी का, मैस्कुलिनिटी का, जिनको तोड़ पा रहे हैं, जो अपने काम से, अपने बिहेवियर से, अपने थॉट से तोड़ पा रहे हैं। तो वही आज की हमारी बातचीत। पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक्चुअली आपके बचपन से। तो हमारा एक सेगमेंट है कॉल्ड अनबॉक्सिंग बॉयहुड। तो हम एक पिटारा लाते हैं, एक ट्रंक है, आप उसे खोलिए, आपको शायद कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी वहाँ पे कि जो आपको बचपन के याद दिलाएं, आपकी कोई कहानी आएंगी तो प्लीज़ हमें सुनाएं। मैं रो भी सकता हूँ अगर कुछ इमोशनल चीज़ दिखे। बेटी तो बढ़िया है। आप कहते हैं दिक्कत ये है कि इंटरनेट पे दिक्कत है ना, इमोशन का भी तो बाजार हो जाता है ना। अरे बाप रे बाप, वाह, एकदम बचपन से लेके, अरे वाह, बड़ा अच्छा तैयारी किए हैं ये लोग। मुझे ये सब देख के ना
एक माणिक मुल्ला किरदार है, सूरज का सातवां घोड़ा, रणवीर भारती का। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें उनके कमरे में बहुत सारे प्रॉप्स हैं माणिक मुल्ला के कमरे में, और बच्चे आते हैं उनके पास और वो किसी एक प्रॉप्स को उठाते हैं, वो वॉल पे लगी हुई हैं और उससे संबंधित पूरा कहानी, कमाल का उपन्यास है, फिल्म भी बनी थी। जी जी बिल्कुल। श्याम बेनेगल साहब ने बनाई थी। तो उसकी याद आई पहली नज़र में मुझे देख के। हाँ, तो अब क्या बताएं, सबसे सबसे जुड़ा हुआ है। परिवार की तस्वीरें हैं, गुल्ली डंडा है, कंचे हैं उसमें, किताब भी है, हाँ, दीवार में खिड़की रहती है, शिल्प बटावली दिख रहे हैं, सब कुछ तो है। अब मैं इससे क्या बताऊं। जो मर्जी, आपको दिमाग में दिल में क्या आ रहा है, किससे आ रही है, कहानियां आ रही हैं। ऐसे ही छोटी सी पेटी लेके 91 में गांव से पटना निकले थे। उसमें कंचे और गुल्ली डंडा नहीं था, थोड़ी किताबें थी, बहुत सारे सपने थे। और बाद में आके पटना पहुंच के एक सेकंड हैंड साइकिल थी मेरे पास, जिससे पूरा पटना घूमते थे। मतलब मैं पहला प्ले जब करता था तो 22 किलोमीटर रोज मैं साइकिल चला के जाता था। खगौल एक जगह है बिहार में। तो सुबह गया और दिन भर रिहर्स किया, शाम जब भी छुट्टी हुई वो लौटा। तो 44 किलोमीटर रोज साइकिल से एक नाटक का प्रैक्टिस करने। तो अब अभी के समय में लोगों को लगता है कि बहुत इंस्टेंट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, खाना भी जल्दी चाहिए, सक्सेस भी जल्दी चाहिए, और मतलब मोहब्बत भी जल्दी चाहिए। तो वो बड़ा हमारे दौर में नहीं था। पटना आने के बाद एक साइकिल खरीदा और एक मुश्किल से सिलेंडर का जुगाड़ हुआ, एलपीजी गैस का। तो अब मैं बीच बीच में गांव चला जाता था। कभी 2-3 महीने बाद गांव जाऊं तो 2 महीने रह जाऊं गांव पे। वैसे वाले विद्यार्थी थे। फिर घर आए तो वापस आने पे उस एक कमरा था, एक छोटा सा आंगन था, उसमें टीन की छत थी, तो उसमें जंगल 2.5 महीने में उगाए। तो आके वापस जीवन शुरू, साइकिल और सिलेंडर। तो जाते वक्त इन दोनों को कहाँ सुरक्षित रखें, इसकी चिंता बनी रहती थी। और 2.5 महीने घर में रहने के बाद आते वक्त पहली चिंता होती थी कि वो दोनों सुरक्षित तो होंगे ना। चोरी हो जाते थे वैसे? हाँ हाँ, एक बार हुआ भी था कि मेरा कुछ साइकिल सिलेंडर गायब हो गया। मैं छात्र नेता भी था, तो मैं शुरू किया अपना, वैसे लोगों तक संपर्क पहुंचाया। तो बोले, अरे भैया आपका गायब कब हो गया? हाँ, रुकिए रुकिए पता करते हैं। फिर रात तक खबर मिला कि अरे हो गया, मिल गया है, जो भी ले गया था उसको मालूम नहीं था। अच्छा, आपकी साइकिल है तो मतलब स्टूडेंट लीडर आपका बना हुआ था काफी रोग। क्योंकि मैं थोड़ा सा अब बहुत बातूनी और बहुत सामाजिक आदमी था, तो मेरा हर किस्म के लोगों से मेरी दोस्ती यारी थी। मैं संसार को ना अच्छे और बुरे के नज़रिए से नहीं देखता था कि यार इनसे बात करने वाले लोग नहीं हैं। हम तय करते हैं ना कई बार कि व्यक्ति का अपीयरेंस और देख के कि इससे बात करना है नहीं करना है। हम तो जिस दुनिया से आए थे, गांव से, जहाँ से, वहाँ ट्रस्ट फैक्टर इतना ज़्यादा है कि वहाँ ये सिखा ही नहीं गया था कि यार आदमी को परखिए फिर मिलिए फिर बात करिए। ये सब नहीं था। और ज़िंदगी सिखाती है, उससे बड़ा कोई विद्यालय नहीं है। एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस विद्यालय का एडमिशन है, और पास आउट, पास अवे का डेट है। बिल्कुल। बाकी सब कुछ लर्निंग है, सब अध्ययन चल रहा है। नहीं बिल्कुल सर। कुछ और आपको दिखा यहाँ पे जो आप जिसके बारे में आशिकी दिखी और पत्नी का फोटो दिखा। वो एक विनय करके मेरा दोस्त है, फोटोग्राफर ही है वो पटना में। तो इसमें मृदुला जी हैं, हम हैं। हाँ। नई नई शादी हुई थी हमारी। कितने साल के थे आप इस समय? इस समय तो हम 29 के होंगे, 28 के, और ये 26 की होंगी। नई नई शादी करके एक बच्चों का थिएटर वर्कशॉप हो रहा था, हज्जू मोबाइल थिएटर पटना में। एक हज्जू भैया हैं, उनका ग्रुप है, तो उसके वर्कशॉप में हम गए थे। तो वो आया था बच्चों का फोटो लेने, तो उसने तस्वीर ले ली है। अभी तक ले जाऊंगा मैं इनको। ज़रूर लेकर जाइए। तो इस दिन का आपको और क्या याद है, मतलब इनके साथ होना उस समय शादी के शुरुआत में, एज ए यंग कपल? लापरवाह थे यार, सोचा नहीं था ना। मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ कि यार तुमने क्या देखा था? मैं एक NSD में पढ़ने वाला विद्यार्थी था,
मेरा क्या होगा जीवन में पता नहीं था। मैं तो तुमसे चलो बेइंतहा प्रेम में पड़ा हुआ था, तो मैं तो कुछ नहीं देख रहा था, कर लूंगा, ये धो लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। तुम एक लड़की हो, तुम लड़कियों पे तो वो दायित्व होता है, या वो कि यार इस व्यक्ति के साथ मेरा ये आगे का क्या होगा। तो बोली मैं इतना सोचती तो यहाँ होती नहीं तुम्हारे साथ। मैं बोला तुम भी नहीं सोची थी, हम भी नहीं सोचे थे, हम कैसे थे यार। आजकल के रिश्तों में देखते हैं कि लोग मतलब कितनी इनसिक्योरिटी भरी पड़ी है। एक फोन कॉल उठाया नहीं उठाया, मेरा सीन किया अनसीन किया। हमारे जमाने में इंटरनेट मोबाइल था नहीं, तो पता नहीं इन दो अजीब किस्म के लोग, एक बिहार के देहात से आया हुआ, एक कोलकाता से आई हुई, और मेरी माँ को लगता था काला जादू कर दिया है इसने। ये क्यों लगता है? ये कैसे लग सकता है? पहला इंडस्ट्री कोलकाता ही था, जी। बिहार से सटा हुआ, तो लोग कमाने वहीं जाते थे, और 1 साल 2 साल 3 साल नहीं आते थे। हाँ। और वहाँ किसी से मित्रता हो गई कोई से, तो बोलते थे बंगाल में काला जादू कर देती है महिलाएं, तो आदमी तोता बन जाता है। तो अब हम बच्चों, हमने गांव में सुना था हाँ। कि फलाना गए थे हमारे गांव के, वो कलकत्ता में उनको कोई बंगालन ने तोता बना के रख लिया। तो हमें लिटरली लगता था ना कि अब वो चचा जो है गांव के, वो तोता बन चुके हैं और किसी पिंजरे में किसी के घर में रहते हैं। हाँ, उनका शिवनंदन नाम, शिवनंदन था, तो टी टी टी। तो खैर काफ़ी सीखा हूँ मृदुला से भी, मेरी पत्नी से भी क्या जीवन सीखे में। बताइए। सीखा हूँ, स्त्रियों के बारे में सीखा हूँ, स्त्री होना क्या होता है सीखा हूँ। मैं किस्मत हूँ वाला हूँ कि मैं 5-6 महिलाओं के साथ रहता हूँ, बेटी हो, पत्नी हो, घर में हमारे साथ रहते हैं लोग, जो काम भी करते हैं और रहते भी हैं साथ में। तो मेरा पुरुषों से मिलना अगर शूटिंग नहीं हो तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या समझ आता है? आपने सीख की बात की। समझ आता है कि कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, और उनको भी कुछ एक्स्ट्रा देवी का दर्जा मत दीजिए। जैसे आप ह्यूमन बीइंग हैं, वैसे वो भी ह्यूमन बीइंग है, अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ में। हाँ, इवॉल्व होने के मामले में हमसे, पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा इवॉल्व है, ये तय है, 200% तय है। पूछ अगर ख़त्म होने की प्रोसेस में पहले महिलाओं का हुआ होगा, उसके बाद ही पुरुषों का हुआ होगा। तो इवॉल्व है, और क्षमता और ताकत उनमें पुरुषों से ज़्यादा है। इसमें कोई द्वंद्व, कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर है, मैं मानता हूँ। तो ये सर मैं वही पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम बचपन की बात कर रहे हैं, गोपालगंज की बात कर रहे हैं। उस समय आपको यही समझ थी कि मर्दानगी नहीं। क्या होती है? अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। तब तो था कि मर्द को दर्द नहीं होता है, वो फिल्म आई थी। तो हमारे गांव में हीरालाल भाई थे, वो छाती पे कालिख से, वो कोयला से मर्द लिख के चलते थे, और बटन खोल के छाती पे। मर्द, संपूर्ण मर्द होने के बावजूद भी उनको मर्द लिखना पड़ता था सीने पे कि मर्द। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। मेरी पटना आने के बाद थोड़ी थिएटर भी शुरू करने के 1-1.5 साल बाद धीरे धीरे बदला। अभी भी वो बदला, हमारी समझ बदली, वो मर्दानगी की परिभाषा बदली, अप्रोच बदला कि नहीं यार ये तो। और वो मेरी पत्नी बोलती है कि तुम इवॉल्व होना चाहते थे, तभी हुए हो, अगर नहीं चाहते तो तुम शायद एक्टर भी बनते और नहीं होते। तुम में चाहत थी, इवॉल्व होने की चाहत थी, दुनिया देखने, समझने, जानने की, तो ही हुए हैं। हालांकि मैं गांव में भी इमोशनल था। मैं मेरी बहनों को विदाई में खूब रोया हूँ, फुट फुट के रोया हूँ। और या किसी भी गांव की लड़की जब विदा होती थी तो मैं रोता था। मेरे दोस्त यार तो सब समझते थे हमको, माई राम, वो माई राम या बोलते थे ये तो ऐसा है, स्त्रैण है, स्त्री वाला गुण है ये सब तुम में भरा हुआ। तो उसको चिढ़ाते थे इस बात को लेके कि बट ठीक है, अब उनकी जिसकी जैसी सोच। तो आपको क्या समझ आता था कि मुझे कैसे बनना चाहिए? आप अपने मतलब माता पिता को देखकर क्या सीखते थे, या आसपास के लोगों को देखकर क्या सीखते थे कि मुझे एज अ लड़का क्या होना चाहिए? ये तो बताया गया था कि भाई स्त्रियों का सम्मान करो। तो हमने स्त्रियों का सम्मान करना तो सीख लिया, जान लिया था कि हाँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको अगर ठीक ठाक आदमी बनने के लिए, कि महिलाओं का सम्मान करें। लेकिन पुरुषों के भीतर हम महिलाओं के सम्मान के सिवाय भी और दया, करुणा, और या और भी देखने का नज़रिया, कि हम सिर्फ सम्मान ही ना करें,
अगर उस वो अपने सौंदर्य के कुल प्रति अपने एस्थेटिक सेंस को लेके अवेयर है, वो कुछ अपने पसंद के कपड़े पहनना चाहती है, तो हम सम्मान करना सीख गए थे। लेकिन सेम टाइम जैसे देखते हैं कि अच्छा ये कुछ रूल्स जो हमने सम्मान दे के इसको एक रूल बनाया है, वो रूल तोड़ना चाह रही है तो उसको लेबल करने लगते हैं बिल्कुल। कि भाई उसका शरीर है, उसकी सहजता है, उसको जिस किस्म के वस्त्रों में सहज अपने आप को मान रही है, पहनने दे। जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आती है इन चीज़ों की, ये बाहर से तो बाद में ही आती है, घर से पहले आती है। तो आपके पिताजी के साथ, माताजी के साथ आपकी क्या बातें होती थी और क्या चाहते थे आपसे एज अ लड़का नहीं, होना? हम वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था बात होने का, बहुत करने का। माँ खाना सुबह उठ के अपन रसोई और किचन और आंगन और घर में लगी हैं, पिताजी खेत चले गए। मैं सुबह अगर मैं भी जग गया, छुट्टी है, स्कूल नहीं है, तो मैं भी खेत चला गया हूँ। तो कभी पिताजी मुझे बिठा के आज तक बोले ही नहीं कि कैसा आदमी बनना है या इंसान बनने का कुछ ये कभी बात नहीं हुई। हमारे यहाँ पेरेंटिंग के नाम पे सिर्फ 2 चीज़ सिखाई गई है कि सांप के पास मत जाना, टच मत करना, और कुआं में ना कोई से भी कुएं में ना ऐसा झुक के मत झांको, फिर से दीवार और ये खराब रहता, मिट्टी भस जाएगी, गिर जाओगे। तो यही पेरेंटिंग हुई है, सांप और कुएं से सावधान। बाकी पेरेंटिंग नेचर कर रहा था, नीम का फूल कर रहा था, महुआ का फल कर रहा था, आम कर रहा था, लीची कर रहा था, शेरू कुत्ता कर रहा था, रात के तारे कर रहे थे, सुबह की ओस कर रही थी। वो कमाल की पेरेंटिंग है जो नेचर करती है। हाँ, अब दूसरी चीज़ है इसमें कि बोलते हैं कि पेरेंटिंग में अर्बन सेंटर में एक ज़रूरी हो गया है कि भाई मेंटल हेल्थ को लेके बात करो। जी। हमारे यहाँ वो चीज़ें अब समझ में आती हैं कि हम सन के अकॉर्डिंग चलते थे, बिजली बत्ती थी नहीं, शाम का डिनर 6:30-7 बजे के बाद, हम बचपन में आज तक खाना खाए ही नहीं है कभी। इसलिए नहीं कि किसी डाइटिशियन ने और किसी ट्रेन, क्योंकि बिजली नहीं थी गांव में, तो 5-5:30 बजे अम्मा खाना बना देंगी और ढिबरी एक जलेगा, आप जल्दी खा लो। तो इस वजह से हम लोग 6:30-7 बजा नहीं कि हमारा डिनर सालों भर खत्म, लाइट नहीं है और वो खत्म। उसके बाद लालटेन जला के 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है, हमें बड़े भाई बिठा देते थे पढ़ो। 8:30 बजा नहीं कि सर हम लोग घोड़े गिरने लगते थे, लालटेन से कई बार टकराया हूँ पढ़ते पढ़ते। सुबह 5-5:30-6 बजे उठ गए, तो हम और खेतों में जा रहे हैं, शौचालय घर में नहीं है, तो जो 10 मिनट बोलते हैं सर्केडियन रिदम ठीक करने के लिए सन को देख लो, वो नेचुरली सब कुछ हो रहा है। तो हमारा बचपन वैसा बचपन था जैसे बचपन की कल्पना शायद सुन के लोगों को लगेगा कि यार ये रियल नहीं हो सकता है, ये अनरियल है, ये नॉवेल किताबों में ही जमेगा, ये सच्चाई में ऐसा है क्या? है गांव में शायद अभी भी हो, लेकिन शायद अब ना हो, क्योंकि अब मैं अपने गांव जाता हूँ तो मेरे गांव के सारे नौजवान मोबाइल फ़ोन लेके रात को 10:30 बजे तक, गांव के पीछे पुलिया है एक नदी के किनारे, उस पुलिया पे सबसे अच्छा 4G आता है। तो हमारे सारे युवा जो आपका युवा जनजी लोग हैं, अब वो 10:30-11 बजे तक मोबाइल लेकर पुलिया पे बैठे हुए हैं, न जाने क्या देख रहे हैं और उनको क्या दिखा रहा है वो एल्गोरिथम उसका। और वो सुबह अब नहीं उठते होंगे 6 बजे, अब वो सुबह शहरों की तरह गाँव में भी 9 बजे उठते होंगे। टूथपेस्ट वहाँ भी आ गए हैं, नीम बबूल ये सब अपने आप पेड़ के लकड़ी थी, दातुन नहीं था। मैंने किसी को बोल दिया एक दिन इंटरव्यू में, तो वो हेडिंग बन गया कि पंकज त्रिपाठी ने 20 साल किया है दातुन। अरे अपने पिताजी और माताजी से आपको मतलब क्या सीख मिली जब उनको ऑब्जर्व करते थे घर पे? क्योंकि आपने कहा बातचीत तो शायद होती नहीं थी, तो आप देखते थे उनको? परिश्रमी बाबूजी को देख कर लगता था कि भैया आप परिश्रम करना है जीवन में इनकी तरह, कि हमको उनका कोई सोशल नहीं था, गांव के किसी आदमी से बात नहीं करते थे, बैठ के टाइम वेस्ट 1 मिनट नहीं करते थे वो। वहीं बाकी लोग गांव के बैठ के दोपहर में पत्ते खेल रहे हैं और स्लो मॉर्निंग और स्लो इवनिंग निकाल रहे हैं। हमारे पिताजी सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं, काम काम काम, खेती नहीं तो यजमानी, यजमानी नहीं तो कुछ व्यवसाय भी कर लेते थे छोटे छोटे, ना गिव अप नहीं करते थे वो लोग। मुश्किल से शायद 6-7 बीघा जमीन होगी सब मिला के, वो भी अब
बाबूजी कई 2 भाई थे तो लेकिन हाँ उनकी थी कि शिक्षा पे बड़ा ध्यान था। अच्छा। पंडित बनारस तिवारी का कि भाई पढ़ाना है बच्चों को, पढ़ाई से समझौता नहीं। तो गांव में ये यजमानी और खेती करके अपने चारों बच्चों को पटना तक भेजे पढ़ने के लिए। पढ़ो, पता नहीं वो कहीं से उनको अम्बेडकर जी वाली बात लग गई कि बदलाव जीवन में लाना है तो शिक्षा से ही आएगा और कोई दूसरा मार्ग है नहीं। बिल्कुल। माँ से समर्पण सीखता था कि इस औरत को भी, मेरी माँ को ना कोई बातूनी में, इधर के किस्सा कोई में, गॉसिप में, कोई गांव की महिला आ भी गई आस पड़ोस की टाइम पास वाली तो 2 मिनट बताइए, बोले जा हमको काम है मेरे पास बहुत। मैं माँ बाबूजी को नहीं, मैं गांव को देख के ना, मैं अक्सर मुझे थोड़े संवेदना के मामले में कम लोग दिखते थे। कोई मतलब अपने ही परिवार के किसी सदस्य को बहुत गाली दे रहा हो या पीट रहा हो तो मुझे बड़ा बुरा लगता था वो कि यार ये मुझे ये ऐसा नहीं बनना है, मैं जीवन में ये नहीं करूँगा कि मैं ऐसा नहीं होगा मेरे से कभी, या ये व्यक्तित्व नहीं बनाना है। तो ये होता था। अब जैसे लड़के भी हमारे टीनेजर हैं तो लड़कियों एक अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन भी हो जाता है आपको, स्कूल में बातचीत भी होने लगती हैं। तो मेरे ही क्लासमेट जैसे लड़कियों के बारे में बातें करते थे वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। लगा कि यार ये नज़रिया नहीं रखना है जैसे ये लोग बात कर रहे हैं। मैं भी सहज नहीं था, मैं भी बात नहीं कर पाता था किसी लड़की से, और मेरा नज़रिया वैसा नहीं होता था। मैं हमेशा जीव को ना, कोई भी जीव हो, सेम जेंडर अपोजिट जेंडर, जीव की तरह देखता हूँ कि उसका भी उतना ही स्पेस है जितना तुम्हारा है। तो अपमान क्यों करना है या उसके प्रति ऐसी नज़रिया क्यों रखना। कि अब देखता हूँ जो हमारे स्कूल में उस समय हीरो थे, हीरोगिरी करते थे, सबसे बड़े मर्द थे, उन लोगों का क्या हाल है अब देखता हूँ तो समझ में आता है कि उस मर्दानगी ने कहीं का नहीं रखा, कहीं नहीं पहुँचाया। सर फिर जब पटना गए आप, मेरा इसे उल्टा ही हुआ है। मैं जब बड़ा हो रहा था, मैं एक्चुअली बहरीन में बड़ा हो रहा था, मिडिल ईस्ट में। तो जब मैं इंडिया आया पहली बार, मैं इंजीनियरिंग करने आया कुरुक्षेत्र में, NIT में था, तो सारे पूरे देश के बच्चे आते हैं, नौजवान आते हैं वहाँ पे। मुझे कल्चर शॉक वहाँ जाके आ गया। मैंने कहा बहरीन तो छोटी सी जगह है जहाँ पर आप शायद मतलब सीधे रहते हैं। तो मैं जब गया अपने कॉलेज के अंदर, फिर पूरे कंट्री के नौजवानों के साथ बैठा हूँ, बातें की, मैंने कहा ये क्या बातें हो रही हैं, ये कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर। अभी भी याद है, एक बहरीन वाले बचपन के दोस्त से मेरी बात हुई, कॉल करके मैंने कहा था फर्स्ट या सेकेंड वीक के बाद कि भाई तो क्या लगता है कि दुनिया वहाँ पर ज़्यादा इनोसेंट थी या हम इनोसेंट थे, और दुनिया ऐसी ही है। फिर धीरे धीरे एक बार दूसरों को समझना शुरू किया, फिर समझ आया कि चलो ठीक है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, लोग कैसे बढ़ते हैं। पर जब आप पटना पहुंचे, आपको भी ऐसा कुछ लगा कल्चर शॉक, गाँव से अब आए हैं यहाँ पे? पटना में नहीं लगा, दिल्ली में लगा था थोड़ा। अच्छा। जब 2001 में दिल्ली आया NSD में तो थोड़ा सा लगा वहाँ। फिर वो उसमें महिलाओं का ही है कि मैं लड़कियों को सिगरेट पीते हुए पहली बार दिल्ली में देखा, और मेरे को लगा है ये कैसी लड़कियां हैं। फिर 10-15 दिन आत्ममंथन के बाद मुझे चला पर मैं लड़के भी को भी तो देख रहा हूँ सिगरेट पीते हुए, पर मैं एक ऐसा लड़का है तो नहीं रिएक्ट किया। नुकसान तो दोनों को बराबर ही देगा, ये ऐसा है नहीं कि लड़की को ज़्यादा दे देगा। हमारी कंडीशनिंग तब तक लिटरेचर और समझ ने इतनी खोल दी थी, पर इतनी नहीं खोली थी कि सिगरेट भी स्वीकार तो उसके बाद स्वीकारा, उसके बाद समझ आया। और चूंकि मैं हिंदी मीडियम से आता हूँ और ये वहाँ पूरे भारत के भी लोग थे, कुछ अंग्रेजी मीडियम के भी लोग हैं, और भाषा पे तुरंत आपको जज कर लिया जाता है। आप समझते हैं कि आप हिंदी बोल रहे हैं तो अब सामने वाला वो विद इन सेकेंड ये वो मान लेता है कि बहुत पुअर बैकग्राउंड से आए होंगे, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और अंग्रेजी का एक्सपोजर नहीं मिल पाया। तो अब वो सिर्फ ये नहीं मानता है कि इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन की एक भाषा है, वो उसको विद्वता से और उसको व्यक्तित्व से रिलेट करने लग जाता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो हुआ था दिल्ली में मेरे साथ थोड़े दिन तक। तो पर वो ऐसे हालात में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में ग्रसित हो जाओ, लो सम्मान लो। तो मैं लो के चक्कर में नहीं, ट्रैप में नहीं फंसा कि कुछ नहीं है गुरु, मुझे मेरी जो समझ है, मेरा जो व्यक्तित्व है एकदम शानदार है, एक नंबर है। जिसको समझना है, नहीं समझना है वो
उसकी प्रॉब्लम, तो मैं फंसा नहीं उसमें हीनता के भाव में। बट ये क्लैरिटी कैसे आती है सर? मतलब जिस तरीके से आप बात करते हैं, जैसे मेरा तो ये भी है कि मड आइलैंड में रहते हैं, वही मुझे लगता है कि एक अलग क्लैरिटी चाहिए होती है कि आप कहें कि मैं बॉम्बे में हूँ पर मैं बॉम्बे में नहीं हूँ। पता नहीं यार, मेरी भी लॉस्ट हुई है क्लैरिटी। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जिसको मोटिवेशन की खुद जरूरत है। हाँ, मुझे अब मेरे को लगा एक दिन कि अरे साला, मतलब इतना विजडम की बातें करते हो तुम, ऐसा तुम्हारा विजडम ऐसा कहाँ तेल लेने गया। मैं बहुत दिनों बाद आज बातचीत करने आया हूँ। मैं बंद कर दिया था क्योंकि मैं टू मच ज्ञान देने लगा था और मैं अपने ही ज्ञान से बोर हो गया। मुझे लगा बहुत ज्ञान हो रहा है साला लाइफ में, नहीं किसी को जरूरत नहीं है। बी अ मैन यार। और मर्दानगी की परिभाषा निखिल भाई अच्छा है, आप कॉन्सेप्ट एपिसोड बना रहे हो, आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हो जी बनाओ, पर छोड़ दो थोड़े दिन बाद जी। क्योंकि मोटिवेशन और बदलाव वो उसकी जिंदगी उसको सिखा देगी। आप बहरीन से जब कॉलेज में आए तो जिंदगी नहीं बोला कि भाई हम ऐसे थे या बहुत इनोसेंट थे या दुनिया ऐसी है, आप किए ना एडजस्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हर किसी को, जिसको महिलाओं का सम्मान नहीं आता है, जो मर्दवादी मान के बैठे हैं, मेरी माँ ने बोला था देखना 10 साल बाद इनका क्या होगा, और मैं देखा 10 साल बाद उनका बुरा हाल हुआ। तो वैसे ही जीवन सिखा देगा। बिल्कुल। 50 साल बचे हैं सिर्फ। किस चीज में? ये दुनिया औरतें चलाएंगी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रिकॉर्डेड, इसको आज मार्क कर लो डेट और आयुर्वेदा पे बात ट्रांसफर करो, हो गया टॉपिक खत्म। मुझे सर्दी खांसी हुआ है तो वेलनेस पे, इन सब पे बातें करो। और फिर वो क्या है, अभी क्या हो रहा है, मेट गाला। आज मैंने वो भी खबर पढ़ी। तो ये क्या होता है मेट गाला, मैं जेन्युइनली नहीं जानता हूँ। सर ये अच्छी बात है, मेरी ना वाइफ खुद बोलती है कि इट इज सच अ प्रिविलेज टू नॉट नो कि दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। मुझे नहीं जानना है मेरे को, बस मेरा आंसर मिल गया। तुझे त्रिपाठी जी, तुझे क्या जरूरत है जान के, उसके बिना जाने भी तो तेरा जीवन ठीक चल रहा है। हाँ ओके, एक्टिंग भी कर ही रहे हो तो ठीक है। हाँ नहीं जानना है मुझे, छोड़ दो। हाँ ये शायद मेरा वो पुराना वाला विजडम था जो सटायर कहने के लिए जानना चाह रहा हो। जी जी। कुछ नहीं जानना है। तो मेट गाला तो वैसे न्यूयॉर्क में होता है, इनका एनुअल इवेंट हाँ होता है। बट कुछ भी अतरंगी कपड़े पहन के जी, लोग बिल्कुल, आते हैं, बिल्कुल। पूरा दुनिया में फोटो जाता है। बिल्कुल। तो ये वो की जो एडिटर थी एना विंटोर, उन्होंने किया था कि सब ना सबसे एक्सपेंसिव सबसे शानदार कपड़े पहन के आएंगे मेट म्यूजियम पे। कि अपने ही कंट्री में गाला तो यही कर लो ना, इनऑर्बिट गाला भी कर लो अपना अपने। अब आजकल सेल्फी पॉइंट खुल गया है ना। बिल्कुल। हाँ, लब मलाड, लब मालवनी, लब हर जगह है लब, और एक ही सेल्फी के लिए। तो ऐसे अपना हम लोग गाला पॉइंट बनवाइए। हाँ, बिल्कुल। जिसको जो मन करे अपना पहन के गाला पे आ जाए। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी। और मेरे को दो बातें बोली जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, और ये मेरा मानना है, आप पता नहीं आप बताइए सही कि नहीं। एक जमाने में होता भी था स्टीरियोटाइप, जैसे आपने कहा है कि आपको जज कर लेते थे हिंदी का लेकर। हाँ। अब मुझे लगता है वो यूट्यूब के बाद और पिछले 3-4 साल के अंदर एक उल्टी चीज हो गई है, जहां पर ना कोई भी अगर स्पष्ट हिंदी बोल सकता है ना, हाँ। तो उनको लगता है जो भी बोल रहे हैं ना वो विजडम ही है। हाँ, तो मुझे ये लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो बोलते हैं अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं वो अच्छी चीजें नहीं बोल रहे, बट अगर आप सीनियर हैं, अगर आपने मतलब आपका 20-25-30 साल का करियर रहा है कोई भी फील्ड के अंदर, और आप हिंदी में उसको समझा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है काफी लोगों को लगता है ये तो विजडम ही होगा। ज्ञानी आदमी है। सिर्फ जेनजी को नहीं बोलूंगा, मिलेनियल्स के बाद, जेनजी के बाद हमारे इंटरनेट कल्चर के अंदर सारी लैंग्वेज इतनी खराब हो गई इंग्लिश में, सब मतलब एक इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बोल पाते। इनफैक्ट इंग्लिश राइटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स इतने कम हो गए हैं कि अब मुझे लग रहा है कि इंडिया के अंदर ना जो इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं ना, शायद उनको इतना नहीं रिस्पेक्ट मिलता। तो अब वो सेंटेंस छोटे खत्म हो गए हैं। बिल्कुल। इतने वो समझ ही नहीं आता है क्या बोला। तो वो बात तो है नहीं। अभी क्या इंटरनेट पे ऐसा हो गया है ना कि अब मोटिवेशनल स्पीकर, विजडम वाले लोग इतने ज्यादा हो गए हैं मोटिवेशनल की, मोटिवेट होने वाले नहीं बचे हैं, करने वाले ज्यादा हो गए हैं। अब किसको मोटिवेट होना है वो कोई है ही नहीं, सब कोई कर रहा है। तो वैसे ही है ये रील्स की दुनिया में, इसकी दुनिया में अब
गंभीर एपिसोड है, बड़े अच्छे अच्छे लोग आप बुलाते हैं, उसमें ऐसी बातें। सर गंभीर रखने की जरूरत नहीं है हमको। हाँ, हम एक्चुअली विजडम पे नहीं जाते, हम जिंदगी पे बात करते हैं, तो उसमें से कुछ निकल गया। आप जिंदगी तो भाई मेरे ईएमआई में दबी पड़ी है 99.9% लोगों की, मेरी भी, मेरा भी ईएमआई चल रहा है 2 अभी। तो अब उसमें हम इसीलिए कहानियों में भी लगता है कि यार वहाँ तो कुछ और ढूंढें। जी जो तनाव जीवन में है, हम पर्दे पे भी स्क्रीन पे भी जाके क्यों तनाव ढूंढें। मोटिवेशन तो ईएमआई ही करवा देगा कि उठ चल निकल काम पे, ईएमआई भरना है, सामान लेना है तेरे को, रोज भोजन करना है, तो मोटिवेट तो आपका जीवन आपको कर देगा। सुबह उठो या अपने लिए बेहतर मौके खोजो। तो बाकी बचा काम जो है पोइट्री का, लिटरेचर का, ये सब है आनंद, हंसी मस्ती मजा, तो वो आप लोग करवाते रहिए। बिल्कुल सर। हाँ, कि जनता आनंद में रहे बिल्कुल। और उसको किसी प्रकार का सुख का लाभ यहाँ से ले ले। आपने जैसे बोला है कि लिटरेचर मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे बहुत आनंद मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं हमारी कंट्री के अंदर जो शायद उसको ना, अब लिटरेचर की बात करें तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कुछ एग्जाम में पास होना है, हाँ। या इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने बोला यूपीएससी करो। अगर यूपीएससी के अंदर अगर आपने ये 10 किताबें पढ़ी तब शायद जाके आपके कुछ जिंदगी में लाभ है। अगर लाभ नहीं दिख रहा ना, आनंद के लिए तो कोई काम ही नहीं करता। काम भी नहीं करता। तो मुझे यही थोड़ा है कि आनंद के लिए कैसे पढ़ते हैं, आनंद के लिए आपने कैसे पढ़ना शुरू किया? बहुत सुंदर बात बोले। कबीर को जिस क्लास में 9वीं 10वीं में पढ़ा देते हैं, वो सिर्फ दोहा रट्टा मारता है वो लड़का एक इम्तिहान पास होने के लिए। उसमें जो विजडम है जो तुमको उससे अपने जीवन में लाना है, वो नहीं समझ पाता है। जी। कबीर को तो ग्रेजुएशन में पढ़ाना चाहिए और उसका अर्थ कि भैया ये जीवन में लाना है। आनंद का खेल जो है ना, वो पैसे से नहीं है, वो क्षणिक है। वो आनंद के लिए जो 4 हार्मोन इंपॉर्टेंट हैं वो ज़रूरी है। उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको 10, मैं यकीन से बोल रहा हूँ कि 10 पेज कुछ भी आप पढ़ना, रीडिंग पन्ने पे, नॉट मोबाइल पे, उस पे नहीं, पन्ने पे 10 पन्ना पढ़ना शुरू करिए, तब वो आनंद क्या है वो समझ में आएगा 1 महीने बाद। 15 से 20-25 मिनट ग्रीन गार्डन में पेड़ पौधों के बीच बिना मोबाइल के वॉक करो, घूमो, देखो फूल को, पत्तों को, तो वो आनंद मिलेगा कि इसका क्या आनंद है पेड़ देखने का। अब लोग बोलेंगे ये ज्ञान दे रहा है फिर ये आदमी, तो हाँ, क्योंकि आप जिस हैप्पीनेस को और जिस फन को ढूंढ रहे हो इंटरनेट पे, वो नहीं है इंटरनेट पे। एल्गोरिथम आपको कहाँ लेके जाएगा और आपको क्या क्या फीड कर रहा है, वो आपके व्यक्तित्व को पहचान रहा है और वो आपके व्यक्तित्व को और नर्क की तरफ ले जा रहा है जिधर आप जाना चाहते हो। बिल्कुल। तो इसको ब्रेक फ्री हो जाओ। बट आपको ये मुझे समझ आ गया, आपको मोबाइल से बड़ी चिढ़ है। मुझे भयानक चिढ़ है, भयानक चिढ़ है। मतलब मेरे पास कोई ऐप नहीं है और बस चले तो अभी पूछो ना, ये हमारी टीम के लोग ही मुझसे संपर्क करने में 1 हफ्ता लग जाता है कि मेरे को नहीं पसंद है। मतलब मैं काश मैं ऐसा चले दुनिया को वापस मोबाइल मुक्त कर दे, जो कि संभव नहीं है। नहीं, उसका सदुपयोग होना चाहिए। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने एक चीज़ हमें बना के दी है, तो अगर इसका हम मीनिंगफुल यूज करेंगे तो कमाल की चीज़ है ये। लेकिन मीनिंगफुल 10% होगा, 90% नॉनसेंस यूज ही होगा और आपकी अवेयरनेस जाएगी तेल लेने। तो आपकी बेटी के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वो तो मतलब इस जनरेशन से नहीं, मेरी बहुत मोबाइल को लेकर उनसे है अनबन। क्या करें, क्या करें, मैं सरेंडर कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ और बोलता हूँ कि चलो मुझे लगता है कि अभी 10 साल बाद समझेगी। हालांकि है उसका इंटरेस्ट, पेंटिंग करती है बीच बीच में, फोटोग्राफी करती है, थिएटर तो कर ही रही है साथ में, पर मैं चाहता हूँ कि उसका भी कम हो, इससे दूरी बनी रहे। मतलब अभी तो सारा इंटरनेट पे, मतलब मोबाइल से डेटिंग भी उसी टाइम से होता है, प्यार इश्क मोहब्बत की बातें भी उसी में से होती हैं। उस समय जब आपके पास ये सब नहीं थे, हाँ। तो और आपने तो, आपका लॉन्ग डिस्टेंस था, आप अपना मतलब इसीलिए तो रिलेशनशिप कैसे, इसीलिए वो आज 30-35 साल तक वो टिका है प्रेम अभी भी, क्योंकि ये सब नहीं था, संदेह नहीं था। आप आज की पीढ़ी को देखता हूँ लोकेशन चेक करने में लगे हुए हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। टेक्नोलॉजी ने एक तो फायदा दिया है कि आप जान सकते हो कि कहाँ है, और दूसरा इसका डाउट दिया है कि आप जान वहाँ क्यों है, वहाँ क्या करने गया है और क्या करने गई है।
और फिर आपके विचार पैदा होंगे और वो आपको कहीं से कहीं ले जाएंगे और फिर आप पूछोगे और फिर वो बोलेगा क्यों, तुम्हें क्यों इतना परेशानी है, तुम क्यों जानना चाह रहे हो, क्योंकि आप उसके फ्रीडम को खत्म कर रहे हो। तो उस एक लोकेशन नामक जीव ने जो सुविधा दी है, हमारे माँ बाप के पास लोकेशन और फोन ही नहीं था। हम 6 महीने में एक चिट्ठी लिखते थे, दिल्ली में है, पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रणाम, सब कुछ ठीक है, हम दिवाली में आएंगे। वो पोस्ट कार्ड घूमते घूमते 15 दिन में घर पहुंचा, बोले हाँ ये दिल्ली में है, दिवाली में आएगा, बोला है ठीक है डन। माँ बाबू जी से बात। बिल्कुल। जब से मोबाइल आ गया, अब वो उठा क्यों नहीं रहा है, 4 मिस्ड कॉल हो गए। तो इस यंत्र ने संदेह बड़ा बढ़ाया है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाया है कि ट्रस्ट बढ़ाया है। तो स्पॉन्सर्ड कोई मोबाइल कंपनी तो नहीं है ना? नहीं नहीं तो तुरंत नैरेटिव बदल दिया जाएगा इसको, तुरंत हम बदल देंगे और आप बता दो, मेरे को इशारा कर दो, मोबाइल फोन्स के 11 फायदे। एक जो चीज़ मोबाइल और इंटरनेट और एल्गोरिथम ने किया है, वो बहुत आदमियों को भी ना ऑलमोस्ट औरतों के अगेंस्ट बना दिया है। आपने जैसे बोल दिया कि औरतें आगे ले जाएंगी दुनिया को, चलाएंगी दुनिया एकदम तो वो उससे तो मतलब भड़क जाते हैं आदमी कि कैसे ये कैसे हो सकता है। और आपका क्या मानना है इन चीज़ों को लेकर? बहुत सही बोले आपको। वो मेरा भी कहना ये नहीं है कि औरतें चलाएंगी तो आदमी स्लेव हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। ये 2 जेंडर हैं अलग अलग जी, और इन दोनों के बिना इस कायनात की कल्पना संभव नहीं है। नॉट कायनात की, जो भी हम ह्यूमन स्पीसीज की बात कर रहे हैं उसकी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदी में एक शब्द होता है पूरक, कि उसके बिना पूरा नहीं हो पाता है। ये पूरक शब्द लिटरल मीनिंग पूरक का है ये। तो वो जरूरी है, सम्मान जरूरी है, समझना जरूरी है। वो एक बैलेंस होना ना दोस्त, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मर्द जो है अपनी मर्दानगी की कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं। बिल्कुल। पुरुषत्व एक बात की गई है, बिल्कुल। नारियत्व फेमिनिटी एक होती है। नेचर ने तुमको दिया है श्रम करने की क्षमता, नेचर ने उसमें दिया है एक एस्थेटिक्स, एक सौंदर्य, एक फेमिनिटी। लेकिन वो आंदोलन न बन जाए दोनों, कि दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी, दुनिया नहीं, दुनिया दोनों के हिसाब से चलेगी। और अगर ये एक यूनिट बन रहे हो, तुम परिवार बना रहे हो या रिश्ते बना रहे हो या प्रेम कर रहे हो, तो एक दूसरे का सम्मान करना और एक दूसरे को समझना शुरू कर दे, बस इतना ही। बिल्कुल। नारी भी नर का करे और नर भी मादा का करे। हाँ, कितना अच्छा है नर मादा। हाँ, ये नेशनल ज्योग्राफी की भाषा लग रही है। हाँ, नहीं तो हर नर को मादा का सम्मान करना चाहिए और मादा को भी नर का सम्मान करना चाहिए, और जितना संभव हो मोबाइल से दूरी रखें। ये मैं एपिसोड के एंड में डाल सकता हूँ एज अ टेक अवे कि दोनों का सम्मान कीजिए और मोबाइल से दूर रहिए। ये मेरे एपिसोड का टेक अवे। मुझे लगता है कि यंग लोग और जेनजी इन पर्टिकुलर जो प्यार नहीं ढूंढ पा रहे मोबाइल की वजह से, या फिर कोशिश कर रहे हैं, या फिर रिश्ते नहीं टिक पा रहे। और आपकी तो इतनी लंबी मैरिज है, जब आपने शुरुआत की थी आपकी कमिटमेंट, आपको कैसे पता था कि यही है मेरे लिए लड़की, मैं इनके साथ ही कमिटेड रहूंगा? नहीं, वो तो उस समय सिर्फ प्रेम था और हार्मोन एक्सट्रीम पे रहे होंगे। कुछ नहीं था कि अब हमारा तो, हम जिस दुनिया से आते हैं ना, तय कर लिए भाई इनसे प्रेम है, आप क्या मेरे से विवाह करेंगी? तो बोले हाँ। 1-2 लड़कियों को मैं पूछा था, बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, विवाह करेंगी? बोले क्यों, तब मैं प्रेम करूंगा ना। तो हमारा तो ये नहीं था, देखते हैं, हाँ, वी आर सीइंग ईच अदर, वो नहीं था। विवाह करना है तो अरे क्यों, तो हम प्यार करेंगे, बातचीत, मिलेंगे फिर। तो हम तो एक बार हाँ कर दिए, विवाह कर लिया। अब चाहे जितनी परेशानी हो, गोधन कुटा जाए अपना, कोई बात नहीं, जीवन चलेगा, हम अब इन्हीं के साथ निभा लेंगे। हम ये नहीं है, मेरा भले प्रेम विवाह ही है, लेकिन वो एक काइंड ऑफ अरेंज मैरिज भी है। जो भी होगा देखा जाएगा, चलेगा। बट ये मैं जानना चाहता हूँ, आपने थोड़ा पर्सनली अगर बता सकते हैं तो। अरे बिल्कुल बताऊंगा। लव स्टोरी के बारे में पैसा थोड़ी मांगूंगा। क्या अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताइए। देखो गुरु, क्या ना, बड़ी सुंदर लड़की थी। हाँ, और मुझे देखते ही लगा नॉट रीचेबल है मेरे लिए। तो अभी कुछ बोला क्या करूँ, क्या हो सकता है, तेरे पास कुछ है नहीं। बोला ईमानदारी है ना, ईमानदारी से प्रभावित कर दूंगा, और परिश्रम है ना, पिताजी का जो देखा है,
उससे प्रभावित कर दूंगा। तो बस लग गया और कुछ बना नहीं, क्योंकि बनने में तो बहुत टाइम लगा जी। तो बट वो परिश्रम और ईमानदारी शायद पहुंच गई होगी उन तक कि यार ये है इस बंदे में और कुछ है नहीं है। आपको कब पता चला कि हाँ ये प्रेम ही है? यार ये बड़ा मुश्किल है बताना कि कैसे पता चलता है कि ये प्रेमी है, क्योंकि हमारा टाइम में सिर्फ प्रेमी होता था। ये कुछ और है, ये मतलब ये OTP नहीं लगता था उस समय। जो होता था वो सिचुएशनशिप नहीं होते थे उस हाँ, ये समय। सब नहीं होता था। हाँ, सॉरी, ये शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था मैं कि जो आजकल बहुत चीज हो गया है जी। प्यार के और बहुत लेयरिंग हो गई है, ये सब नहीं था। सिंपल था, स्ट्रेट था सब कुछ। तो वैसे ही मुझे कब हुआ लगा आपको प्यार, वो बताइए। 10वीं में थे, मैं 12वीं में था, वो 9th में थी। क्या बात। हाँ, गए गांव में देखे, वो किसी ने आके बोला था कि बड़ी सुंदर एक लड़की है वहाँ पे। हम बोले अच्छा। तो गए देखे, बोला वाकई तुम सही बोले थे। मिस्त्री था वो मुख्तार, ये तो सही है। तो वो बोला हिरन की माफी कैसे। तो बस देखा और बोला बढ़िया है। एक ही व्रत किया हूँ उनके साथ में, शिवरात्रि एक बार भूख गया था। उस एज में भूख ज़्यादा लगती है। तो ऐसा नहीं था हमारा कुछ वो पारंपरिक कि कब प्यार हुआ, कैसे बताया। जैसे माँ बाबू जी को चिट्ठी लिखते थे वैसे उनको भी ये चिट्ठी है ना, बहुत बढ़िया है चिट्ठी। हाँ, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। उनके घर पे चिट्ठी भेजता था सिर्फ ये लास्ट के लाइन के लिए। बाकी चिट्ठी ऑल बल बिना मतलब का, कोई लेना देना नहीं है मेरा उससे। तो फिर शादी में जब अपनी शादी आपकी कितने साल बाद हुई? प्यार 93 से 11 साल बाद। 11 साल आप दोनों अलग थे एक दूसरे से? बिल्कुल अलग थे। 6 महीना 8 महीना पे एक बार मिलते थे 2-4 घंटे के लिए। और फोन पे मोबाइल आ गए थे दो, तो मोबाइल आ गए थे, मतलब वो वाले टेक्स्ट, वो हार्ड, वो बड़े वाले। तो उस पे बात हो जाती थी PCO से, लैंडलाइन से। शाम को एक बार, शाम में 8 बजे बस एक कॉल 5 मिनट का, दिन कैसा गया, ठीक गया, अच्छा गया, बस। तो प्यार का इजहार मतलब ऐसे कुछ नहीं होता था? अब मुझे आज भी प्यार का इजहार नहीं करने आता है, अभी भी नहीं आता है। अच्छा। अभी भी मैं नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए क्रिमिनल जस्टिस में मैं वो बीवी को जाता हूँ, जो कैरेक्टर है रत्ना, तो सीजन के अंत में एक सीन है, मैं उसको पीछे से बुके निकाल के और ऐसे दिखाता हूँ। तो वो देखती है रत्ना, बोलती है ये क्या लाए, तो मैं बोलता हूँ कसूरी मेथी। दिख नहीं लाए, क्या लाए, गुलाब का फूल है, लो। तो ये रियल में मैंने किया था, मेरे जीवन का है, मैं उठा के उस सीन में डाल दिया हूँ। पत्नी पहली बार आई थी दिल्ली हमसे मिलने के लिए। हम ट्रेन से गए इनको लेने राजधानी में स्टेशन पे, और हम देरी से पहुंचे। तो ट्रेन आके रुकी थी, ये बैठी हुई है 2-3 मिनट देरी से। मैं बोगी तक पहुंचा, कहाँ है सामान तुम्हारा, और छुपा के ले गया था। फुल सामान वामान निकाला और लेके चलने लगी। तो मैं बोला वो ले लो, बोली क्या ले लो। तो फूल एक रखा हुआ है पीछे सीट पे, उसी बर्थ पे। बोली मेरा तो नहीं है, ये किसका है। मैं बोला नहीं ले लो, मैं लाया था। तो बोली अरे यार ये कैसा आदमी है, ये लाया था तो दे क्यों नहीं रहा, ये सीट पे साइड में छुपा कर रख दिया है। तो हम वो वाले प्यार हैं कि हमारे यहाँ पर माँ बाबूजी जब साथ निकलते थे ना, तो बाबूजी 10 कदम 15 कदम आगे चलेंगे और 15 कदम पीछे माँ चलेंगे, साथ नहीं चलेंगे। मंदिर भी जा रहे हैं तो भी। तो हमारा अभी भी नहीं इजहार कर पाते। बट आपको ये पता है कि आप नहीं कर पाते? तो हाँ, मुझे पता है नहीं कर तो पाता फिर क्यों नहीं कर रहे? जब पता है आपको कि अब चेंज हो सकता अब मैं, मुझे प्रॉब्लम लगता है- क्या है पता है, समझ आ गया आपको? मैं, हाँ, Solution मुझे क्या है लगा इसका? अब करूंगा बफूनरी लगेगी, क्योंकि मेरे बिहेवियर में नहीं है, ब्लड में नहीं है, वो नकली लगेगा। आई लव यू नहीं बोलते आप, या बोलते हैं? नहीं, अब तो बोल देता हूँ, बोलते हैं। बट वो बोलने में सिनेमा की तरह ये सब नहीं होता है। हाँ, वो थान- जो रेगुलरली हाँ, बोलते हैं वो भी नहीं ऐसा करते। नहीं, आजकल का आप देख लो, नई पीढ़ी को वो डिमांड करती है कि परफॉर्म करो तुम आई लव यू बोलने के। हम तो खाना देती हैं, अरे यार बहुत सुंदर खाना बना यार, आई लव यू। अभी तो आई लव यू परफॉर्म करना पड़ता है। हाँ, अब प्रेम का भी परफॉर्मेंस चालू है, दोनों पार्टी कर रही है, इसीलिए प्रॉब्लम है। इसीलिए कि खोजा जा रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है। ट्रू प्रेम में परफॉर्मेंस नहीं होता है, वो बिहेवियर में होता है। वो बस एक गिलास पानी
ला के रख देने में होता है। मृदुला जी, अगेन इफ यू आर विलिंग टू शेयर, वो कैसे इजहार करती है अपना प्यार आपको? नहीं, वो तो बहुत एक्सप्रेसिव है। और बोला नहीं, इवॉल्व होने के क्रम में औरतें ज़्यादा इवॉल्व हैं, तो वो सब करती हैं। और अपब्रिंगिंग भी अर्बन है उनका, मेट्रोज में पली बढ़ी हैं, तो वो मेरे से ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, तो उनका अच्छा है। मेरी प्रॉब्लम है खाली। तो कभी उन्होंने भी आपको बोला होगा कि आप क्यों नहीं करते एक्सप्रेस, तो फिर आप सोचते नहीं कि मुझे शायद करना चाहिए ज़्यादा एक्सप्रेस? अब लगता है 50 साल का हो गया हूँ, अब क्या नया सीख पाऊंगा कुछ। करता हूँ, मेरा तरीका अलग है, और वो अब मेरे तरीके को समझने लगी हैं। इनके प्रेम प्रकट करने का यही तरीका है, तो अब इनको ना बदले, क्योंकि अब नई वायरिंग तो होगी नहीं नई इस उम्र में जाके। और मेरा जैसा तरीका है, मैं ठोक बजा के, मुझे लगता है ये ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका है, तो ऐसे ही रहो। हाँ, जिसमें परफॉर्मेंस कम हो, पर जीवन में ज़रूरी है परफॉर्मेंस होना। कभी कभी क्या है ना, सेंस जो है बोरिंग होता है, नॉनसेंस बड़ा मनोरंजक होता है। ओके। और वो ज़रूरी है थोड़ा सा ना, ओवर द टॉप होना भी लाइफ में। मैं नहीं हो पाता हूँ ना। हम इतना रियलिज्म एक्टिंग को लेके पढ़ने लगे ना, कि रियलिस्टिक, उस कैरेक्टर का डेप्थ में जाओ, तो ना हाँ, उसका सोशल इकोनॉमिकल है ना तेना, ये बैकड्रॉप देखो, ये करो, ऐसा करो, हिस्ट्री सोचो। तो हम लोग ना सीरियस मैन हो गए एक्टिंग पढ़ते 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 पढ़ते। अभी भी देखो ना, जो सीरियस एक्टर है उसी को एक्टर माना जाता है। जो कॉमेडी करते हैं उसको लोग गंभीरता से लेते ही नहीं है। क्रिटिक्स भी नहीं लेते हैं गंभीरता से। आप क्रिटिक्स तो नहीं हो ना? नहीं सर। हाँ, मैं ऐसे करके तो हाँ, उन्हें लगता है जहाँ हंसी की बात हो गई, बोले इसमें कुछ गंभीरता नहीं है। आपके बारे में जो एक खुद ही आपने बोला सीरियस एक्टर की बात हो गई, तो एक जो सहजता है जिससे आपको जाना जाता है, और जो आप में है भी, जो आपके अंदर एक लगता है कामनेस भी, एक स्थिरता भी है, उस स्थिरता को देखकर जो मेरे अंदर हमेशा सवाल आता है कि आपको गुस्सा आता है, आपको ज़्यादा अपनी आवाज़ ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती पावर दिखाने के लिए। आप साइलेंस को ये बहुत यूज़ करते हैं अपने किरदारों में। जेनजी डब में उसको नॉन चलांट बोलते हैं कि आप बहुत केयरफ्री करके ज़िंदगी जीते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत कम आदमी कर पाते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि कौवा कान ले जाता, मतलब कौवा तुम्हारा कान लेके उड़ गया, तो तुम पहले कौवा के पीछे लड़कोगे या पहले कान चेक करोगे? कान देखोगे, हाँ ठीक है, ओके, उड़ने दो उसको। तो मैं इस पे बड़ा यकीन करता था कि हमको किसने क्या बोला उधर नहीं भागना है, हमारा सब ठीक है, ओके, आपने यात्रा में आगे बढ़ो। तो कामनेस आई थिंक उस अपब्रिंगिंग की वजह से है। वहाँ से योगा करता हूँ, उसकी वजह से भी होगा कि 12 साल स्ट्रगल किया मैं। ये नहीं था कि अरे अब क्या होगा, नहीं हो रहा है, कभी द्वंद नहीं आया मुझे। होगा, जिस दिन होगा अच्छा होगा, नहीं भी होगा कोई बात नहीं है, अच्छा ही होगा, बढ़िया तो चल रहा है, ठीक है। मैं जहाँ संतुष्ट व्यक्ति, हाँ अभी कुछ मामलों में असंतुष्ट हुआ हूँ थोड़े सा, तो लेकिन मेजर मामलों में अभी भी संतुष्ट व्यक्ति हूँ। मुझे अब ट्रैफिक परेशान करती है। हाँ, कि अब मैं इसके लिए ना मैं अब सिटी में रहना चाहता हूँ ताकि मैं बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ। मैं रोड टूटा है, बन ही नहीं रहा है, सालों लग रहे हैं, आज भी मतलब गड्ढे से होके आया हूँ। आपने जो धीरज की बात की, ये बहुत इंटरेस्टिंग की सर, बिकॉज मुझे हमेशा प्रोवाइडिंग का एक बहुत ही प्रेशर है। हाँ, प्रेशर रहा है। आपने जितने भी इंटरव्यूज के अंदर आप हमेशा आपने कहा है कि कुछ ऐसा था नहीं, मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे कुछ हमेशा मेरे लिए ठीक था, बहुत ठीक था। क्योंकि क्या है ना, आई थिंक हम जो भी सेगमेंट के हैं, मिलेनियल हैं, जो भी हैं, हम उससे आगे वाले थे सोच के स्तर पे। सोच के स्तर पे मैं अपनी जनरेशन से, जेन एक्स हैं, हाँ, उसके जो भी हूँ उससे आगे का था जी। आज हमने मुंबई आया, हमने शादी के पहले हमने तय किया, प्लानिंग की कि देखो तुम बीएड की ट्रेनिंग करो ताकि तुमको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। मेरा तो एक्टिंग का पता नहीं कब होगा, लंबा समय चलेगा तो घर चलता रहेगा। अब मेरे पे प्रोवाइडर का प्रेशर नहीं था कि मुझे ही चलाना है। मतलब पत्नी स्कूल खत्म करके घर आती थी, मैं स्ट्रगल करके 4 बंगला अंधेरी से आता था और फिर भाजी मार्केट चले जाते थे सब्जी लेने कि आज 2 ऑडिशन दिया, देखो चांसेज है एक ऐड में हो सकता है मिल जाए, तुम्हारा स्कूल का कैसा चला, और खुश थे। मतलब वो आई थिंक सेल्फ डाउट नहीं था कि मेरी पत्नी काम पे जा रही है, मैं प्रोवाइडर हूँ। ये सब थॉट
भी नहीं आए थे मेरे मन में, आए ही नहीं। क्यों नहीं आए मैं नहीं और जानता उनके हूं। मन में भी नहीं आया ना, तो वो बहुत नहीं, उनके मन में हो सकता है कि आए हो, मुझे बोली ना हो, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग मेट्रोज की है। ये समस्याएं आपकी अपब्रिंगिंग से आती है। मैं जिस दुनिया से आया था, अब जाके मैं समझ रहा हूँ मेट्रोज को। 25 साल मुंबई में गुजार के, कल कोई एक बोल रहे थे कि तुम सेलिब्रिटी एक्टर हो, ऑरा होना चाहिए एक्टर का। तो अच्छा, ये कैसे, ये भी मतलब बाजार बनाता है क्या, मार्केट में बनता है ऑरा? कैसे होता है ऑरा? ऑरा कैसे क्रिएट करें? हाउ टू क्रिएट ऑरा? तो हाँ, मतलब मैं तो देखा हूँ कालीन भैया में कि उन तक कोई आता है तो आने के पहले 10 चेक पॉइंट्स दिखते हैं और लास्ट में मकबूल दिखता है और वो पर्दा हटाता है और कालीन भैया बुला ले उनको। हाँ, तो ऑरा तो वो लोग बना रहे हैं, व्यक्ति में ऑरा कहाँ होता है? व्यक्ति तो व्यक्ति ही होता है। खैर, क्या सवाल था यार, कहाँ चला गया मैं? नहीं, अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं, क्योंकि उस मर्दानगी से वहां भी नहीं थे बॉस। ये मर्दानगी की चीजें ना, ये तय किया कि आपको एक ऑरा बना के रखना है, प्रोवाइडर का ऑरा, मजबूत होने का ऑरा। तो अब जिसके जो अफोर्ड नहीं कर सकता है 5 ठो अपने आसपास आदमी जो ऑरा बनाए, तो वो खुदे में बना के चल रहा है अकेले। आप अब सेल्फ टसन में जी रहा है। भाई सहज हो जाओ, सामान्य हो जाओ। ये ऑरा फौरा ये सब कुछ नहीं है, सब मीडिया जनित चीजें हैं। अच्छी नींद जरूरी है, ऑरा जरूरी नहीं है। ऑरा के ऊपर एक चीज बढ़ गई है, ऑरा फार्मिंग। ये क्या होता वो है? होता है कि हम लोग ऐसा कुछ करें इतना कूल कि ऑरा की खेती हो रही है, सब लोग देख रहे हैं आसपास, बोल रहे हैं यार ये तो ऑरा फार्मिंग है, मतलब इतने लेवल पे ऑरा है इस इंसान। बट उनको बोलना कि ध्यान रखना कि इस ऑरा फार्मिंग में आपको किसी ब्रांड की मदद न लेनी पड़े, वो भीतर से हो। क्या बात है। उसके लिए किसी कंपनी का शर्ट, किसी कंपनी का कैप, वाह वाह। किसी स्पेस पे जाके ली हुई सेल्फी ना हो, वो भीतर हो। ऑरा फार्मिंग यहाँ होती है, बाहर नहीं होती है। सर आप कहाँ से कॉमेडी पे आप सीरियस कर देते हैं, सीरियस पे कॉमेडी, पता नहीं चलता, टोन आपकी ऐसे बदल जाती है, मजा आ जाता है। तो मैं वापस इसलिए इस पे यही पूछ रहा हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। मुझे ये भी लगता है किसी तरीके से कि ना एक सपोर्टिव आपकी फैमिली रही है। इफ़ यू डोंट माइंड मी शेयरिंग, तो उस समय आपकी मतलब आपकी अर्निंग क्या होती होगी उस समय जब आपके इतने रोज नहीं थे? अब तो कुछ नहीं, जीरो होती अर्निंग होती तब तो बताऊं, अमाउंट क्या बताऊं, जीरो, बैंक बैलेंस जीरो। पत्नी का जो 8,000 7,000 तनख्वाह था और बाद में 17 20 22 तक हुआ था, और ये 2005 में 7 था, 22 25 हुआ होगा। जीरो था, मेरी अर्निंग जीरो थी, कुछ नहीं। तो उस समय तो ये एक बार उनको फूल देने का मन था, जन्मदिन, उनका जन्मदिन था, मेरा नहीं, और वो सब केक वेक काटती, हम जन्मदिन नहीं मनाते। अब मुझे कोई मनवा दे तो मैं शर्मा जाता हूँ यार। वैसे ही आपके 2 जन्मदिन है मैंने सुना। हाँ, कि यार ये क्या हैप्पी बर्थडे, क्यों हैप्पी बर्थडे, मतलब ऐसा क्या है कि, क्योंकि गांव में कभी हुआ ही नहीं। मैं मतलब मेरी माँ को बता दिया किसी ने, मेरी बहन ने कि आज हमारा जन्मदिन। बोले अरे तुमको याद है कि तुम आज पैदा हुई थी? उसको लगा इसको खुद याद है कि मैं आज बुधवार को 1977 में पैदा हुई थी, मैंने पैदा होते इसने याद कर लिया। तो उसको ये भी कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे पास जन्मदिन वन्मदिन का। खैर, क्या पूछे थे सवाल, अच्छा था। अर्निंग जीरो, कुछ नहीं, लेकिन हैप्पीनेस अनलिमिटेड। अर्निंग से हैप्पीनेस का कोई लेना देना नहीं है। बेसिक चाहिए वो 17,000 22,000 पत्नी की सैलरी में, 1 रूम किचन, उसका 2,500 रेंट था। मुझे याद है वो ग्रोसरी शॉप में जाते थे, 1200 या 1500 रुपया में पूरे महीने का राशन आ जाता था। 5 किलो चावल है ना थे ना, और ठीक बस भाजी अपना लोकल खरीद के बनाते खाते थे, सुखी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब बेटी हुई तो फिर आपको कोई उस टाइम भी प्रेशर नहीं बढ़ा आपका? नहीं, वो जब कि उसको ठीक ठाक स्कूल मिल जाए, तो जहाँ पढ़ती थी वहीं पे एडमिशन हो गया। बोले ठीक ही स्कूल में माँ पढ़ रही है, वहीं ये भी पढ़ा रही है, ठीक है, बढ़िया है, और क्या चाहिए। हम सुबह सुबह मोटरसाइकिल पे दोनों को बिठा के ले जाते थे, छोड़ के आ जाते थे उसी स्कूल में। हाँ, बेटी को थोड़ा सा हुआ है। अब मैं कभी कभी बताती है तो मैं सुनता हूँ तो कि उसके स्कूल में
पूछते थे कि योर डैड, मतलब योर डैड व्हाट ही डू समथिंग, कुछ कुछ अंग्रेजी मीडियम में रही होगी, तो उसके लिए मुश्किल होगा। एक दो बार बोली है, मुझे ज़्यादा नहीं बोली है। तो अब बट अब तो अभी उनके डैड बड़े कूल हैं, तो उनको लगता है आप कूल हो अभी? वो कहती हैं आपको आप बहुत कूल हो? पूछना पड़ेगा, मुझे याद तो नहीं है। मेरी भी प्रॉब्लम है, मेरा भी ना मुझे कभी कभी लगता है दो व्यक्तित्व है। एक इंटरव्यू में और मीडिया में मैं अलग आदमी हूँ, और घर पे शायद थोड़ा अलग आदमी हूँ। किस तरीके? मैं घर पे इतना देर किसी से भी बात नहीं कर सकता हूँ, इतनी देर बात किया हूँ, इतना ह्यूमर ला दिया हूँ, मैं घर पे शायद नहीं कर सकता हूँ इतनी देर बेटी से भी और बीबी से भी बात। या चूंकि मैं बीबी और बेटी के साथ इंटरव्यू नहीं करता हूँ, हम आपके साथ इस फॉर्मेट में ही बैठे हैं कि बात करना है, तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं इस ड्यूटी को, जिस ड्यूटी के तहत आज आया हूँ। घर पे ये परफॉर्मेंस नहीं है, जैसे प्रेम का भी परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही कूलनेस का, काइंडनेस का परफॉर्मेंस नहीं है वहाँ पे। मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जिस शहर पे हिंदुस्तान के बाहर गया हूँ और जो मुझे सुंदर लगा है, तो मेरे मन में आता है कि यार एक दिन बीवी बच्चे को लेके यहाँ आऊँगा। और मैं सब जगह गया हूँ। मेरा पहला इंडिया के बाहर में 99 में टोक्यो गया था। मैं अभी 20-25 साल बाद बीवी बच्चों को लेकर 2-3 हफ्ते पहले टोक्यो गया और 6 दिन उनको टोक्यो, ओसाका क्या बात। घुमा के कोयटो लाया। तो मुझे दिखाना था कि यार मैं देख चुका हूँ और ये चीज़ सुंदर है, तुम लोग भी आओ देखो। हाँ, बहुत व्यस्त रहता था, यही मलाड में रहते थे, और वो कंप्लेन करती थी तुम खाने रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाते हो। अब कहाँ छुट्टी है, हमको नींद का बैंक बैलेंस देख रहे हैं कि जल्दी घर पहुँचे, सो जाएं, सुबह से इतने बजे फिर निकलना है। तो वो एक आध बार उन्होंने कंप्लेन किया था। पर आप जैसे आपने कहा कि अपने पत्नी के साथ आप शायद इतना इजहार नहीं कर पाते, आप अपनी बेटी को लेकर एक्सप्रेसिव हो पाते हो? प्यार जब दिखाना होता है आप दिखा पाते हैं? नहीं, वो भी गलत है मेरा थोड़ा। वो खाने में है, वो स्क्रीन छोड़ दे, खाना खा ले, मतलब बात नहीं करूँगा और कुछ बात मेरा मतलब वो प्यार का इजहार उसको ठीक करने में है कि इसकी एक त्रुटियां ठीक कर लो, छोड़ दो त्रुटियों के साथ। तो अभी आज चलो, आज से शुरू करूँगा, आज के इस बात से। मेरी भी ना बेटी हुई है, पिछले 13 महीने की है। तो मेरा बहुत अब मेरे अंदर जो, मतलब मैं तो वैसे भी खुद ही इमोशनल सेंसिटिव आदमी था, तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली मेरे अंदर इतना प्यार है जितना वो आई है जब से मेरी लाइफ के अंदर। मैं तो मतलब पगला चुका हूँ सच बोलूं तो। मतलब जिस तरीके से मुझे उससे प्यार आता है, बेटियों से अलग होता है, एक अलग ही अनुभव होगा अभी आपको, और होंगे समय के साथ। वही तो 13 महीने की है, वही उसने पापा बोलना शुरू किया। जैसे पापा बोलती है, और कहीं भी मतलब कभी कभी बैठे बैठे किसी दूसरे कमरे में खेल रही है पापा, तो मैं भाग के जाता हूँ कि वापस बोल। इतना मतलब अलग ही एक बहुत सुंदर फेज है, आप आनंद लें इसका। तो आपको मतलब आपका अपने रिलेशनशिप वैसे कैसा लगता है अपनी बेटी के साथ? आपको अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। मैं उसको बोलता भी हूँ कि अब जब एडल्ट हो गई, 18 साल की जब हो गई, तो मैं अब लंदन में था, उसी दिन हुई थी 18 की। मैं उसको अपने साथ ले गया एक पब में, क्लब में, कि 18 की हो गई, आओ चलो घूमने के लिए, फ्रीडम के लिए। अब हिंदुस्तान में जाओ, कहीं खाना भी नहीं खाने देते हैं लोग। अच्छी बात है, लोग प्रेम करते हैं, फोटो खिंचाने आ जाते हैं, पर जब परिवार इग्नोर होने लगता है ना, कि मैं फोटो दे रहा हूँ, बीवी बच्चे और जो रिश्तेदार मेरे साइड खड़े हैं, तो बड़ा मेरे को दुविधा होती है कि यार मैं क्यों आया, मुझे नहीं आना चाहिए था, घर ही में खा लेते। तो वहाँ गया था, और लकीली उस दिन उसका जन्मदिन था, तो मैं बोला चलो अब तुम एडल्ट हो गई हो, बाकी तुम्हारा विवेक, तुम्हारा निर्णय है जीवन में आगे, बतौर बाप हम तुमको। अब पत्नी थोड़ी नासाज थी तो रूम में ही थी, हम दोनों वॉक करने निकले बकिंगम पैलेस के पीछे कहीं, और चले गए। बोले देखे कि हाँ आ जाओ ऊपर चल, है हमारा दोस्ती ही है। उसको वो डर भय नहीं है पिता वाला कि, और प्यार में जताता हूँ, लेकिन मैं उतना ही उसको बोलता हूँ कि यार तू थोड़ा सा लाइफस्टाइल और हेल्थ को अवेयरनेस ला दे। समय से सोना जरूरी है, समय से उठना जरूरी है, स्क्रीन टाइम का थोड़ा लिमिटेशन रहे। बाकी तुम्हें जो करना है जीवन में, हमें मालूम है कि हमने एक ऐसी परवरिश दी है कि वो अच्छा ही
रहेगी। और आपने जो गर्ल डैड्स आपने पूरे स्क्रीन पे भी आपने निभाए हैं, बहुत ही आपके बहुत शानदार हैं। ही, और जान के निभाए हैं। गुंजन सक्सेना हो या कृतिक बरेली की बर्फी हो, मिमी वगैरह सब में। मिमी, मैं जान के वैसे मेल किरदार करता हूँ कहानियों में, ढूंढता हूँ कि यार हाँ यार ये इंटरेस्टिंग है, कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मर्द वैसे हों। तो अब मेरा मीडियम क्या है, सिनेमा है, तो मैं उसी के मीडियम से कहूँगा। मैं ट्विटर पे और मैं बोल के कुछ करूँगा नहीं। स्टोरी टेलिंग मेरा मीडियम है, मैं वैसी कहानियों का हिस्सा बनूंगा। पर ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, आप जैसे फादर्स के रोल निभा रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या चाहते हैं आप एग्जैक्टली? मैं चाहता हूँ कि दुनिया ना स्वतंत्र हो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी हो। चल, स्त्री वन बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट था कि जहाँ 4 दिन पुरुष घर से नहीं निकल सकते हैं। बिल्कुल। स्त्री वो आएगी और उठा ले जाएगी, तो उनको घर में रहना है। तो वो वही था उसका मेन आइडिया, कि फ्रीडम हो उनके लिए, कि वो एक्सप्रेस कर पाएं, उनको जो भी उनके जैसे विचार हों वो रख पाएं। वो फ्रीडम परिवार के भीतर भी हो, वो फ्रीडम समाज में भी हो, और पुरुषों के लिए भी हो। है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जी। हम आज़ाद हो गए हैं, अंग्रेज चले गए हैं, हम सब आज़ाद हैं, तो आज़ादी पूरी हो। अटल जी का बायोपिक करते हुए एक लाइन पढ़ा मैं उनका कहीं पे, कि फ्रीडम बिना शर्त की होनी चाहिए, विदाउट कंडीशन। कंडीशन नहीं हो फ्रीडम में, कि हाँ तुम जा सकते हो, जाओ, 10 बजे आ जाना। अगेन जो बोल रहा है 10 बजे आ जाना, वो भी गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल। उसका कंसर्न सेफ्टी भी हो सकता है। जी। उसका कंसर्न हम कहाँ किस इलाके में रह रहे हैं, वो ट्रेवल करना, यात्रा करना, तुम जिस दुनिया में जा रही हो अकेले, ये दुनिया कैसी है। गुंजन सक्सेना में बोलते हैं बिल्कुल। कि बेटा मुझे मालूम है कि दुनिया कैसी है लड़कियों के लिए, फिर भी मैं बोलता हूँ कि तू जा, निकल। बहुत प्यारा सीन था, बहुत। हाँ, वो जो किचन में बोलता है बहुत कि तुम ये बनाना चाहती है, बना। तो बहुत अच्छा सीन है वो। तो शरण बड़ा सेंसिटिव डायरेक्टर है, वो राइटर है जो जिसने फिल्म लिखी थी। तो मैं इसीलिए वैसे किरदार करता हूँ कि, और मुझे महिलाएं बहुत मिली हैं, बोलती हैं कि यार हमने बरेली की बर्फी देखी, गुंजन देखा, तो हमें कई बार लगता है कि आप एक्टर नहीं हो, हमारे आसपास के हो, मतलब हमारे रिश्तेदारी का कोई आदमी है। मैं शायद इकलौता एक्टर हूँ जिसको सबसे ज़्यादा भैया कहा जाता है पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा। पंकज भैया, हम बाहर जाते हैं, मतलब भैया हम कब से हो गए सब। खैर, बहुत प्रवचन दिया। नहीं, प्रवचन किए तो बहुत ही नहीं, मैं नासाज हूँ। तबीयत खराब होने पे आदमी इतना बोल सकता है, तो ठीक रहता तो क्या करता है आदमी। बस जब बोले बहुत अच्छा बोले। बट ये मैं फिर भी थोड़ा इस पे और जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके के आप किरदार निभाते हैं गर्ल डैड्स के, और बहुत सेंसिटिव गर्ल डैड्स के, बहुत ही मतलब ये वही है एक। और मेरी एक्चुअली मैंने आपको मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी देखा है, बट सबसे ज़्यादा मुझे आप पसंद बरेली की बर्फी में सबसे पहले आए थे। नील बटे सन्नाटा में जो आपने किरदार निभाया है, एक सेंसिटिव प्यारा सा, वही पूखी, मैं क्या बोलूँ, मैं वही बोलूँगा, पूखी डैड है। मुझे मजा आता है। हाँ, ये करेक्ट है आपके लिए। और वो इतना, मैं भी बहुत इमोशनल हुआ हूँ। उस टाइम तो बेटी भी नहीं थी गुंजन सक्सेना देख कर, कि जिस तरीके के ऐसे फादर है, विश नॉट ओनली लड़कियों को बट लड़कों को भी हो, कि वो जो ऐसे बैठ कर इतने प्यार से उनसे बात करे, समझे उनको, उनके ड्रीम्स को समझे, उनके एस्पिरेशंस को समझे, और उनको सपोर्ट दे। तो ये आपका मतलब क्योंकि आपकी बेटी है इसलिए आपको था, या फिर आपने कभी डिसीजन लिया कि यार ये मुझे शायद नहीं दिखता स्क्रीन पे इसलिए मुझे लाना है? क्या रीज़न था आपका? किसी इंटरव्यू में बोला था कि मैं ना ऐसे रोल्स नहीं करना चाहता जो विच विल बी वायलेंट अगेंस्ट वुमेन। मिर्जापुर में बहुत आदमी है जो वायलेंट है वुमेन के अगेंस्ट भी। हाँ, आप नहीं हो। मैं नहीं हूँ। सो ये मैं बहुत मुझे ना कालीन भैया नहीं है। वो है, वो इंटेंशनली चुना हुआ है, क्योंकि मेरे को वो बोला ना, मैं शायद गांव में ना किसी पुरुष को, किसी महिला को मारते हुए देख लिया होऊंगा, और मेरे मन में कहीं गांठ बैठ गई होगी कि गुरु जीवन में ये तो नहीं करना है। अब क्या पता आगे अभिनेता बनूंगा, एक्टर बन गया, लेकिन वो गांठ अभी भी है कि एक्टिंग में भी वो नहीं करना है। मुझे आज भी मुझे याद है, एक लूसी लू की फिल्म आई थी हिंदुस्तान में, एक शॉर्ट फिल्म बनाने मिली थी मेरे से। उन्होंने कास्ट कर दिया था विलेन का रोल, और एक बच्ची को अब्यूज करना था उसके साथ। मैं बोला मैं नहीं करूँगा। बोली बट ये उसके अगेंस्ट ही ये कहानी है कि ये नहीं होना चाहिए। मैं बोला तो भी मुझसे नहीं होगा। मेरे बोला हम चीटिंग 2 शॉट कंबाइंड करेंगे, बाकी चीट करेंगे। लड़की के साथ कुछ फिजिकल ये था, छोटी बच्ची थी वो, 12-14 साल, जो याद नहीं। तो मुझसे नहीं होगा। मेरा लिमिटेशन है बतौर एक्टर भी, कि मैं आर्ट के नाम पे
कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं कैरेक्टर के प्रिपरेशन और कैरेक्टर के डेप्थ को समझने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो कुछ नहीं, नॉनसेंस है सब। आर्ट में, एक्टिंग ट्रेनिंग के नाम पे और एक्टिंग के नाम पे बहुत बकवास चलता है और अलग अलग टाइप की चीज़ें लोग बना के रखे हैं और उसको अब वही मान लिया जाता है। हाँ, मैं वो लगता है ना कि एक्टिंग के टिप्स, कोई भी टिप्स, ये हमारे आप जैसे हम बातें कर रहे हैं बैठ के इंटरनेट पे ना, इससे बच्चों नहीं लेना चाहिए। तो हमारी बातों से भी मत लेना कोई ज्ञान, ये बकवास है। ये अपना इंटरव्यूअर होने का फर्ज कर रहे हैं और मैं अभिनेता हूँ, मुझे ये पसंद है तो हम आके बातें कर रहे हैं। ये आप अपने एक्सपीरियंस से अमल करना जीवन में, हमारे अनुभवों से मत करना। टाइम है आपके पास, इंटरनेट बढ़िया स्पीड में है, मोबाइल ले लिए हो और समय व्यर्थ ही करना है तो सुन लो जरूर ये बातें। लेकिन गुनो मत, गुनना अपने एक्सपीरियंस से। मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूँ। ये अनुभव जरूरी नहीं है निखिल भाई कि किसी और के भी काम आए। पर जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बहुत कम एक्टर्स, क्योंकि देखिए अभी अब मैं सिनेमा में अगर बात करूं, अभी तो मतलब ऑलमोस्ट ऐसा वायलेंट सिनेमा आ गया है हमारी कंट्री के अंदर कि जहां पर इतनी बड़ी बात नहीं है लड़कियों को स्टॉक करना, एग्रेशन दिखाना, एंगर दिखाना वगैरह वगैरह। बड़ी बड़ी फिल्में कर रही हैं, बड़े बड़े हीरो कर रहे हैं। और बहुत जब चल भी रही, अभी क्या है ना उसमें, अब जो भी इन मुद्दों पे, इन विषयों पे बात करो ना, कि अब हर चीज का को समझाने वाले, सिखाने वाले, बताने वाले लोग बैठे हैं इंटरनेट पे। जो उलझ रहा है व्यक्ति, जो दर्शक, उसको पता नहीं है कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज चल के आई है तो उसका कुछ मकसद है। तुम को अगर मनोरंजन के नाम पे कोई चीज बहुत अच्छी लगने लगी तो तुम, या तो तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारी कंडीशनिंग तुमको पहले से तैयार किया गया है कि तुम ये पसंद करोगे। तो कुछ भी यकीन देखने, सुनने, जानने के पहले सोचो कि इस बात का कोई पर्पस है क्या, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ। बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मानते हैं? आपको लगता है, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आर्ट आर्ट है, कि हमको जबरदस्ती नहीं है सिनेमा के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, यस, अगेन बहुत सुंदर आपने पहले भी बोला, मैं उससे भी सहमत था। आप बोलोगे, इससे भी सहमत हूँ कि आर्ट, एक तो लगता है मुझे ना, दुनिया ऐसी है, उसको रियल दिखाने के चक्कर में जैसी दुनिया है वैसा का वैसा मैं आर्ट क्रिएट कर दूंगा। फिर क्रिएटिविटी कहाँ गई? दुनिया में लोग गालियां देते हैं, साधारण सी बात है, तो हम स्क्रीन पे भी सीन में गालियां एज इट इज उठा के रख देंगे। बिल्कुल रख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन फिर इसमें आर्ट कहाँ है, क्रिएटिविटी कहाँ है? जैसी दुनिया है वैसी का वैसी दुनिया दिखा देना। फिर दूसरा लगता है कि, दूसरा क्या बोला अभी आपने? वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्ट की, हाँ, हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कई बार लगता है कि यार लोग प्रभावित तो बहुत बड़े पैमाने पे देखते हैं और सिनेमा से लोग प्रभावित हो के जीवन में इंस्पायर हुए हैं। बिल्कुल। कि कई लोग, विजय जो किरदार, जो अंडरडॉग थे, जो स्ट्रगल करके और बड़े बने, तो उनसे किरदार इंस्पायर होके बहुत लोग बड़े बने हैं जीवन में। कि हारना नहीं है जीवन में, संघर्ष करते रहना है, अपने हीरो की तरह बनेंगे। पहले होता था, लेकिन अभी देखो, अब सिनेमा स्टोरी टेलिंग बदली है। मेरी बात हो रही थी पिछले दिनों, तो उन्होंने बोला कि साहब, आप सोचे हैं कि निगेटिव किरदार क्यों इतना हिट हो जाते हैं और लोग देखते हैं और चाव से देखते हैं? उन्होंने अभी हालिया धुरंधर से संबंधित की कि इसमें ज्यादातर कहानी पाकिस्तान में बेस्ड है, किरदार वहाँ के हैं, और फिर भी वो पॉपुलर यहाँ क्यों हो रहे हैं? वो चरित्र, एक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। बोले कि आप चिड़ियाखाना में ना, अगर 4, उन्होंने ही उदाहरण दिया था ये, कि 4 शेर आए हो और उसमें आपको पता है कि एक मैन ईटर है, तो देखिएगा भीड़ सबसे ज्यादा उसके पास लगेगी, उसको देखने जाएंगे लोग, अच्छे वाले को नहीं देखेंगे। तो निगेटिव किरदार, और कई बार ये सब निगेटिव फिल्में, अल्फा मेल, मैं सुन रहा था बीच, वो फिल्म आई थी तब एनिमल के टाइम पे, तो मुझे, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष और विरोध में नहीं हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता है। मैं इससे भी सहमत हूँ कि आर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर आर्ट का पर्पस क्या है अगर जिम्मेदारी कोई नहीं है? तो 2000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कमाना पर्पस है आर्ट का खाली? सिनेमा एक आर्ट है, आई नो, महंगा आर्ट है, बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो जो खर्च करेगा वो चाहेगा कमाऊं, वो भी उचित है, वो भी सही है। बिल्कुल। बट एक स्टोरी टेलिंग है इस आर्ट में छुपा हुआ, जो लोगों को इंस्पायर करता है,
जो आदमी को थोड़ा और बेहतर आदमी बनाने की तरफ भेजता है, तो वो भी तो होनी चाहिए, वो भी रहना चाहिए। तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे भी समझ नहीं आता है। क्योंकि मुझे जो आपका दिखता है सबसे इंटरेस्टिंग बात सर मुझे आपकी यही लगती है कि गर्ल डैड रोल्स ढूंढते हैं और आप वैसे आदमी दिखाना चाहते हैं कि ऐसे होने चाहिए फादर्स हमारी ज़िंदगी में। पर जो सबसे फेमस आपके किरदार हुए हैं वो चाहे मिर्ज़ापुर के कालीन भैया हो या उससे मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर के अंदर हो या फिर मतलब गुड़गांव में हो, जो भी है। नहीं, अभी वो एक और चीज़ है, हम लोग ना इंटरनेट पे ना ये इंटरनेट अभी भी जो है ना वो कुआं और एक मग पानी ही है। दो धारा है इंटरनेट पे, एक वोकल ऑडियंस है जो बोल देती है, राय दे देती है, एक ऑडियंस है जो कुछ लिखती नहीं है, कुछ राय नहीं देती है। तो ऐसा नहीं है कि बरेली की बर्फी और गुंजन सक्सेना का फादर जो है ना उसको लोग पसंद नहीं करते, उसकी ऑडियंस वोकल नहीं है, वो लिखेगी नहीं। और जो ये क्राइम गैंगस्टर अल्फा मेल ये वाले लोग हैं ना, ये वोकल ऑडियंस होती हैं। ये इंटरनेट पर रहेंगे, वहीं लिखेंगे, कुछ कुछ कमेंट डालेंगे तो लगेगा ये बहुत पॉपुलर हो गए ये किरदार। तो ऐसा नहीं है कि वो पॉपुलर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई नशे का सामान 1 लाख रुपए किलो मिलता है तो वो उचित बहुत शानदार नहीं है। 3,000 रुपये किलो A2 घी बिकता है तो बहुत खराब नहीं है कि उसका प्राइस कम है। सब किस्म का सिनेमा का स्पेस होना चाहिए और चलना चाहिए, पर ये ना भूलें कि जो सस्ता है जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम कर लिया वो वाहियात था। हो सकता है वो प्योर देसी घी था। बिल्कुल। अब आप क्या लेना ग्रहण करना पसंद करते हैं वो आपके ऊपर है। बहुत अच्छी बात की हमने, बिल्कुल। और ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि मर्दानगी के अंदर आप जब भी ऐसे रोल्स भी करते हैं, चाहे पाउडर हो चाहे मतलब पाउडर तो बहुत ही बढ़िया रोल था आपका। आप जितने भी आपने ऐसे रोल्स किए हैं हमेशा आपने कभी फ्लॉन्ट नहीं किए अपनी मैस्कुलिनिटी। आपने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि मैं अगर चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ तभी जाके मैं मर्द हूँ। मैं आपके वही ना एक्सप्रेशन से ही आप जो दिखा रहा है ना मैस्कुलिनिटी वो मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी ज़्यादा धैर्य है, सब्र है, साइलेंस है, सहने में है। क्योंकि जो प्रोवाइडर का प्रेशर होता है ना और जो घर का मुखिया पुरुष, तो वो आउटबस्ट कर जाना और वो नहीं है। वो धरातल वो सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि आपका जो ये सबसे फेमस एक्सप्रेशन है ये कहाँ से आया? कौन सा? जो आपका आप ये करते अपने, मैं तो कर भी नहीं सकता। हाँ। आपने जब अपनी आईब्रो उठाकर करते हैं जो पूरा ही, ये अभिनय का प्रैक्टिस से आया जी। ये एक होता है उसको क्योंकि आपने तो मर्दानगी इतने में ही दिखा दी है और वही सबको इतनी पसंद आ गई। इतने मुझे ये भी लगता है कि शायद कालीन भैया से लोग गलत शायद नहीं भी लेते इसलिए क्योंकि चाहे वो गैंगस्टर है चीज गलत कर रहा है, बट जिस तरीके से आपने, वो उसका बिजनेस है ना, उसका व्यवसाय है। बिल्कुल ये समझना पड़ेगा कि उसका व्यवसाय है, वो उसके लिए कर रहा है। जो गैंगस्टर में भी रंगबाजी करने दिखावा करने जाते हैं चले जाते हैं। वहाँ बुद्धि चाहिए, वहाँ कैलकुलेशन चाहिए, वहाँ प्रिपरेशन चाहिए, बहुत कुछ। और वहाँ ये आपका हाँ, तो वो तो गुरु देखो कि आर्ट की बात है। अभी मैं वो ठीक से बताया नहीं, बीच में 2 बार मैं आया था उस मुद्दे पे कि हम ना चीखना चिल्लाना, कोलैप्स हो जाना, गिर जाना, आंसू निकाल देना, लाल हो जाना, इन सब को एक्टिंग समझा रखा है। परफॉर्मेंस प्रेम का, मस्कुलिनिटी का, सब चीज़ों का, कि ये ऐसा नहीं है। सब काम कंट्रोल ठंडा इत्मीनान से हो सकती हैं, छोटे चीज़ों से कम्युनिकेट हो सकती हैं वो। बट ठीक है, पसंद है। अब किसी को शोर भी पसंद है संगीत के नाम पे और किसी को गज़ल पसंद है, मेहंदी हसन। तो ऐसा नहीं है कि वो जो क्लासिकल ही संगीत है, सब टाइप का संगीत है। बिल्कुल। आप किधर हैं, आपकी मर्जी, आप अपने लिए रास्ता बनाइए। जब ये मीम बना आपका एक्सप्रेशन, जब आपने वो देखा कि सब अब इसका मीम कर रहे हैं, तो आपको मतलब क्या समझ आया? क्योंकि आपने मतलब वही है ना, आपकी जो एक्चुअली सबसे बड़ी फेम तो कालीन भैया के बाद आपका मतलब पूरा ही नहीं, वो सबसे बड़ी फेम नहीं है। कालीन भैया जब OTT पे आए, मिर्ज़ापुर अमेज़ॉन प्राइम पे शो आया, तो उनके पास हम ही लोग थे पोस्टर लगाने के लिए। क्यों तो बड़े बड़े तथाकथित सेलिब्रिटी OTT पे नहीं आते थे। उन्हें लगा था ये TV आया है, तो हम लोग थे, तो उनको लगा ये जेन्युइन टैलेंट है, तो इनको ही हम मार्केट कर लेते हैं, इन्हीं का होर्डिंग लगा देते हैं। बाजार ने ये तय किया होगा मेरे ख्याल से। हमारे पोस्टर होर्डिंग लग गए,
तो अब लगता है कि वो उसकी वजह से हम पॉपुलर हो गए, हम कहते हैं हमारी वजह से वो पॉपुलर हो गया। तो बट मैं मीम के बारे में पूछना मीम, चाहता हूँ। हाँ, वो टैलेंटेड लोग होते हैं जो काटते हैं। कोई नवीन कुकरेजा या क्या नाम था एक लड़का, जिसने शायद उसी ने पहले बनाया था वो, तो मुझे मिला तो मैं बोला उनको धन्यवाद। नाट्य शास्त्र के अभिनय के चैप्टर में एक जगह लिखा हुआ है कि भाव भंगिमा आईब्रो से और नेक से, गर्दन से 13 प्रकार के एक्सप्रेशन किए जा सकते हैं, और अभिनेता चाहे तो और अन्य भी बना सकता है। और 2,500-3 हजार साल पहले इस देश में एक्टिंग के ऊपर एक किताब लिख दी गई थी, नाट्य शास्त्र। कैसा अद्भुत देश है हमारा। तो समझो ना, अब ओ माई गॉड 2 उसकी बात हमने नहीं की, वो तो बहुत बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस इसमें, बहुत। तो और वो कंटेंट इतना अच्छा था, वो कहानी इतनी अच्छी थी। बिल्कुल। गदर के साथ रिलीज हुई सेम डे। बहुत बोल्ड भी टॉपिक और इतने अच्छे तरीके से। ए सर्टिफिकेट, बिल्कुल। उसके बावजूद 180 करोड़ कमाई बॉक्स ऑफिस पे। चूंकि ये अमाउंट इसलिए बोले क्योंकि लोग अमाउंट से ही सिनेमा को तय करते जी हैं। जी 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 जी। कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं। कंट्रोवर्सी हो गया था पहले ही थोड़ा सा, मेकर भी टेंशन में थे कि क्या होगा ओ माई गॉड 2 का। लोग गए देखने। तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट के लिए ऑडियंस नहीं है। मेकर्स अब डरे हुए हैं, ज्यादातर मेकर। फ्रीडम नहीं मिलती है डायरेक्टर को कि तुम जैसा फिल्म बनाओ, चाहते हो बनाओ। मैंने कल देखी, आधी ही देखी आदित्य की फिल्म अभी, धुरंधर। अच्छा। पार्ट 1 आधा देखा हूँ अभी इस पे, नेटफ्लिक्स पे। और मैं 15 मिनट देखा, मैं बोला भाई इसको कौन रोक सकता था, इस फिल्म को चलना ही था। इसलिए नहीं कि चल गई तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं 3-4 महीने बाद ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि उसमें हर फ्रेम में कन्विक्शन है डायरेक्टर का, हर फ्रेम में फ्रीडम दिख रहा है कि जो उसने चाहा है वही बनाया है। बिल्कुल। कोई किसी बाहर का दबाव नहीं है आदित्य के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे बात भी की है पहले अपने ग्रीफ के बारे में, मैं भी अभी इससे जूझ रहा हूँ कि मेरे को भी मतलब ऑलमोस्ट 11 महीने, 10-11 महीने हुए हैं मेरे पापा को गए हुए, और मेरी डॉटर के मतलब सिर्फ 2 महीने बाद उनका देहांत हुआ। तो मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रीफ से कैसे लड़ते हैं, कैसे वो बहुत मुश्किल है दोस्त, वो बहुत मुश्किल है। मैं माँ बाबू जी का फोटो देखा और मैं तब से उसी समय जब्त किया कि मुझे नहीं जाना है उस टॉपिक पे। पिछले 2.5-3 साल मेरे जीवन के सबसे कठिन रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और वहीं परिवार का मुखिया होने के नाते मैं इंटरव्यू में बोल भी पा रहा हूँ, घर पे बोलता भी नहीं हूँ। मैंने 4 प्रियजनों को खोया है पिछले 2.5 साल में, और उसका असर, उससे कैसे निकलते हैं मुझे अभी तक उसका रास्ता नहीं पता है। खोज रहा हूँ, इवॉल्व हो रहा हूँ, और थोड़े दिन लगेंगे, 6-8 महीने, शायद मैं निकल आऊँगा मैं भी। और क्योंकि जीवन तो प्रेजेंट में है, चलने में है, इस वक्त में है। आप ग्रीफ्स में पड़े रहो और वो घूमते रहे, और उसकी वजह से कई चीज़ें वो कहाँ तक चली जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो मुश्किल है, और उसका कोई, मुझे भी सच में पूछिए तो नहीं मालूम। मैं खुद सफरर हूँ, 2.5 साल में माँ बाप दोनों को खोया है, और ठीक से अभिव्यक्त भी नहीं कर पाया हूँ। किसके सामने करूँगा, कहाँ करूँगा। आपने थेरेपी ट्राई किया, आपने इतना अच्छा शो बनाया परफेक्ट फैमिली। हाँ, परफेक्ट फैमिली थेरेपी बहुत अच्छा शो लगा, मतलब जिस तरीके से आई एम सो हैप्पी कि ऐसे शो बन रहे हैं, आपने उसको बैकिंग दी। उसका सेकंड पार्ट भी हम लोग सोच रहे हैं, और उसमें वही टीन आपके एज ग्रुप की जो ऑडियंस है ना, इनके लिए, वो तो फैमिली का था। बिल्कुल। कि जो 20-22 साल के बच्चे हैं उनको क्या ज़रूरत है, उस पे हम लोग सोच रहे हैं अभी। तो आपने कभी नहीं सोचा थेरेपी का? नहीं सोचा यार। मैं ऑफ कोर्स ओपन हो जाऊंगा, मैं कभी मिलूंगा किसी से। आपने जैसे बोला बातचीत का, तो मुझे वही लगता है, मैंने भी की है 2 पिछले, इनफैक्ट 2 मैंने, मेरी एक रेगुलर थेरेपी है, और मैंने ग्रीफ काउंसलिंग करके एक थेरेपी की थी, जिससे थोड़ी हेल्प ज़रूर हुई। मैं ये नहीं कहूँगा कि हेल्प नहीं हुई। मेरे को इस समय मतलब कैसे खड़े रहना है वो उतना सीखा। अब कैसे इसको समझना है, वो तो मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। समझना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो फिर याद आता है कि यार वो माँ बाप जो हैं, जो चले गए, वो
कुछ तो होगा, बदलाव होगा, उम्र के साथ होता है। हम लैब में प्रोसेस गोइंग ऑन में है, हम लोग अभी सीख ही रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें जीना भी है, इसमें सीखना भी है। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। मेरे आपने ऑलरेडी इतना समय दे दिया, बट हमारे वही एक रैपिड फायर राउंड है, बहुत जल्दी करेंगे, रैपिड में ही करेंगे। बट आपको या इसके बिना एपिसोड बनता ही नहीं है। बट ये कौन यूट्यूब ऐसा बोलता है? नहीं, यूट्यूब तो ना बोलता, मैं सारे एपिसोड आज तक कोई एपिसोड नहीं किया इसके बिना। अच्छा लगता है लेकिन आप नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है आप एक फॉर्मेट बना के उसी में फंस गए हैं। नहीं सर, ये वो अच्छा लगता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको। अच्छा खराब की बातें नहीं कर मैं आपको बताऊंगा आपको क्यों अच्छा लगेगा वो। तो एक ये है, दिस इज आवर मैन इनफ टू केयर सेगमेंट। इट्स प्रेजेंटेड बाय डव मेन प्लस केयर। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मैन जिन्होंने आपको केयर दिखाई, और या फिर आपने कुछ ऐसा किया एज अ मैन जिससे ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप जो होते हैं मैस्कुलिनिटी के आपने ब्रेक किए, केयर दिखाकर किसी को? बहुत बहुत लोग, मतलब मैं तो बहुतों को केयर दिखाता हूँ 24 घंटे में, बोलता भी नहीं हूँ कुछ। वो तो हमारे में तो इनबिल्ट है। ये लगता है कि ऐसे दुनिया ऐसी होनी चाहिए कि ये प्रश्न भी ना हो कि हमको उसने केयर किया था तो हम नाम याद रख रहे हैं, और मैंने इसका किया था तो मैं याद रख रहे हैं। ये तो हमारा नेचर होना चाहिए कि हमको इसके लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा नेचर है। जापान में मैं अभी था, टोक्यो में, क्या कल्चर है उनका। हर छोटी सी चीज में भी झुकते हैं वो एक दूसरे के प्रति। अरिगातो गोजाइमासु। तो उनको बचपन से सिखाया गया कि तुम किसी दूसरे को परेशानी नहीं दोगे। हर बच्चे को ये सिखाया गया है, हर हाल में तुम्हें किसी और को परेशानी नहीं देना है। तो ये जरूरी है। हमारे यहाँ भी लोग अवेयर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओके सर, ये इसका सेगमेंट है, हमारा पहला सेगमेंट, इसका नाम है काइंड शाउट आउट्स। तो हम कुछ स्टेटमेंट्स बोलेंगे, आपको उससे बताना आपके दिमाग में कौन सा आदमी याद आता है आपको। जब मैं हाँ, आदमी। मैन हु गिव्स द बेस्ट हग्स। मुझे ही जी। भानु उदय गोस्वामी एक एक्टर है, मेरा दोस्त है। हाँ, मोस्ट सेंसिटिव एक्टर ऑन स्क्रीन। पंकज त्रिपाठी। आप तो हैं ही। हाँ, मुझसे ज्यादा सेंसिटिव कोई लगता ही नहीं है मुझे। हाँ, लास्ट सेंसिटिविटी का। मैन हुज डिपिक्टेड मैस्कुलिनिटी बेस्ट ऑन स्क्रीन आउटसाइड ऑफ पंकज त्रिपाठी। मतलब मैं बहुत कम फिल्में देखा हूँ, तो पुरानी फिल्में तो मुझे याद नहीं। इधर के दौर में तो नसीर साहब, मनोज भैया, नसीर साहब, इरफान, उनके कुछ कहानियों में, अलग अलग फिल्मों में उन लोगों कोई ने। एक बताएंगे? मेरे से व्यक्तियों का, फिल्मों का नाम मत पूछो, मुझे ये सब नहीं याद रहता है, सच्चाई है। और फिर मैं ब्लैंक होकर बाएं दाएं रैपिड फायर का रायता बना दूंगा। ये स्माइल किसका अच्छा है, हग किसका अच्छा है, ये सब। भाई, आपके पास एक ग्रंथ चल के आई है और आप उससे पूछ रहे हो कि नियरेस्ट कॉफी शॉप कहाँ है भाई साहब। नहीं मैं मजा ले रहा हूँ। नहीं बट मैं मानता हूँ, आप तो सही बात कर रहे हैं। मैं एक इसका लास्ट एक पूछूंगा, वो फिर शायद आप मजे से बता देंगे। आप सबसे ज्यादा, अब मैं शब्द बोल देता हूँ, ज्यादा आपको गाली इतनी पसंद नहीं है, बट फिर भी सबसे ज्यादा बकचोद आदमी कौन लगता है आपको? मेरी जिंदगी में कौन है जिससे मिलकर मैं बकचोदी कर सकूं? कितना उदास हूं ना, एक नाम नहीं आ रहा है। मालूम है, ये सक्सेस का बाई प्रोडक्ट है। ये दिल्ली में मुझसे पूछते ना, तो बोलता अरे किसका नाम लूं, किसका नहीं लूं। इतने थे। मुंबई में सब कट जाता है, खत्म हो चुकी है, समय ही नहीं है। आप पहले व्यक्ति हो 1 साल बाद जिससे बैठ के 2.5 घंटे बात कर रहा हूँ, और वो बेचारा परेशान है। जेन्युइनली पहले व्यक्ति हो 2.5 साल। आपकी वजह से मतलब मैं अपना नाम समझ लूंगा इसमें। हाँ, तो आप ही अपना नाम डाल दो। मेरे साथ आपने बैठ के इतनी लंबी बात की। अच्छा भी लगा है मुझे। थैंक यू सर। मतलब ये लास्ट वाला नहीं अच्छा लगा, ये कोई बात नहीं, वो भी बोल दिया मैं कि वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल वैलिड है सर। अच्छा, बाकी अच्छा लग गया ना आपको? बाकी बहुत अच्छा लगा। तो मैं, ये हमारा जो लास्ट रहता है सेगमेंट, वो एक्चुअली होपफुली आपको पसंद आएगा। नहीं आएगा तो ये भी नहीं आया तो बोल दूंगा मैं। बता दीजिएगा। मेरे से ये इसका मैं बहुत ना बिना मन की चीजें मीडिया में कर चुका हूँ, बकवास। और घर आके लगता है क्या मतलब कि ये नॉनसेंस चुतिया पाया आज बैठ के वहां। तो मुझे लगता है वहीं बता दो पहले ही, बाद में नहीं पछताना। चलिए।
नहीं, सही बात है सर। तो ये हमने इसका बोलते हैं मैन कॉम्प्लीमेंटिंग मैन, ये हमारा सेगमेंट है। ओह वाह। तो हम लोगों ने, आदमियों ने आपके क्या बोले हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑनलाइन दिए हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्स हमने पकड़े हैं। ओह तो वाह। आपको इस पढ़ने और जो रिएक्शन आ रहा है बताइए। ये अच्छी अच्छी चीजें आदमियों ने लिखी हैं आपके बारे में इंटरनेट पे। ओ अच्छा, एक निखिल तनेजा जी हैं, आप ही हो तो? ये तो मैं हूँ। हाँ तरीका। आई वांट टू वॉच पंकज त्रिपाठी इन एवरी मूवी एंड एवरी टीवी शो एवरीवेयर। बात तो सही है। अमेजॉन प्राइम। पैसा नहीं दिया था ना प्राइम वालों ने? पक्का? पक्का सर, पक्का। हाँ हाँ, नहीं ये क्योंकि मेरा ही ट्वीट है। हाँ हाँ, फिर तो उन्होंने मेरे ट्वीट पे आप लिख रहे हो, मतलब आपको माल नहीं मिला है। जी। हाँ, क्योंकि सारा खेल माल का है इधर। मैंने जेन्युइनली लिखा था सर, ये तो बिल्कुल सच बात है। मैं मस्ती कर रहा था। नहीं नहीं, समझ भी रहा हूँ। हाँ, ये है लोलो आरसीबी कुछ। द सीन इन स्त्री वेयर अपार शक्ति खुराना से इतना अंधेरा है, जबरदस्ती उठा ले गई तो एंड पंकज त्रिपाठी क्विकली रिप्लाई, वो स्त्री है पुरुष नहीं। लिटरेरी गूजबम्स। हाँ, ये लाइन ऐसा है ना कि ये फिल्म में नहीं थी। ओ हाँ, तो ये मैं ऐड किया कि वो जबरदस्ती उठा ले गई थी। क्योंकि जबरदस्ती स्त्रियां नहीं करती है ना, ज्यादातर पुरुष की फितरत में है जबरदस्ती करना। तो उसमें वो भी वाला कि वो वहाँ पार्ट 1 में नो मीन्स नो को मैं बोला हूँ, वो कंसेंट को मैंने जो नो पिंक फिल्म का लाइन था उसको कुछ पलट के थोड़ा सा इधर उधर करके बोला था। क्या बात। वो भी अमर कौशिक बढ़िया संवेदनशील है ना, तो ऐसे इम्प्रोवाइजेशन करते हैं तो क्या बात, वो रख लेता था। क्या बात है। ओहो वाह। बताएंगे द जेस्चर टुवर्ड्स पंकज त्रिपाठी, हिज इंस्पिरेशन मनोज वाजपेयी सरिजन रियल एंड कमेंडेबल। यस, बिल्कुल है। मैं उस दिन रो दिया था, भावुक हो गया था कहानी सुनाते सुनाते। क्यों नहीं होगा यार आदमी कि एक बंदा गांव में बैठ के सोच रहा है एक्टर बनूंगा, एक आदमी वहां से गया है, उसको देखा, वो होटल में आया, उसको सर्विस किया, वेटर के साथ रूम में घुसा और अगले दिन चले गए, फिर पता चला चप्पल छूटा है, तो भाई हाउसकीपिंग वाले से रख लिया, और वो चप्पल का किस्सा 25 साल बाद मीडिया में उन्होंने बताया, फिर मैंने बताया। तो वो कहानी में पूरी जर्नी है ना। बिल्कुल फोकट में कुछ नहीं मिला है ना बिल्कुल लाइफ में, और ना ही मिलता है। बिल्कुल। बहुत त्याग लगेगा, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और मर्द को भी मर्द बनने में सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं बहुत कुछ। पहली चीज है ईगो जो है ना, मर्दानगी को ना एक्चुअल मर्दानगी की तरफ नहीं ले जाने देती है, उस पे काम करना चाहिए लड़कों को। ये बहुत प्रिय है इरफान भाई के साथ फोटो। मैं उस सीन में, एक सीन में मुझे चाहते थे मैं करूं ये फिल्म, और दिनेश विजय ने बोला कि इरफान भाई ने बोला है आपका नाम कि पंकज को ले आओ। मैं कर रहा था 83 और लूडो, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। मैं बोला भाई मैं कहाँ से 40 दिन निकाल पाऊंगा, तो क्या करें। अपना दिनेश विजय और हम बैठे थे, मैं बोला कि 2 दिन का कोई निकालो, मैं कहीं भी रहूंगा, लंदन में 83 में या लूडो यहाँ चल रही थी, मैं आके कर जाऊंगा। तो ये एक सीन निकला और मैं बहुत मज़ा आया। उस रात हम शूटिंग किए, और दिन अभी इनके मेकअप मैन मिले थे 2 हफ्ते पहले, तो बता रहे थे कि उस दिन सर बड़ी खुश थे आपके साथ वाला सीन करके। हाँ, पुलकित कोचर कोई है। पंकज त्रिपाठी लुक लाइक्स ही इज एन एक्टर इन द 50 and 60s, टू प्योर फॉर 21 सेंचुरी। सही है पुलकित, थैंक यू। ये मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं कलयुग का आदमी हूँ नहीं, पर क्या करूँ, कैरियर बना ही कलयुग में है, जनता भी कलयुग में है देखने वाली, तो थोड़ा कलयुगी हरकत कर लें जीवन में, और क्या। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना हमें समय दिया, चाहे कोशिश करे थे ना दूं, इतना विजन में से आपसे लिया, और मज़ा भी बहुत आया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कुछ और चीज़ें सोच कर आया था, और बातों में जो जो चीज़ें हुई इतनी अच्छी लगी मुझे। थैंक यू सो मच सर। नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, बस लास्ट में मुझे प्यास लग गया है। प्यास लगी है और कुछ पानी तो आपको बहुत पानी दे देंगे। पियेंगे, हम बस आपको एक हैम्पर देते हैं। ये हमारा डव मेन प्लस केयर का हैम्पर है। हाँ। इसके अंदर सामान भी है, बट ये एक बहुत अच्छी सेविंग किट है। हाँ जी, तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा हैम्पर, और ये हमारा होपफुली आपको ये एक हमारी तस्वीर हमारी तरफ से। ओह वाह,
हाँ हाँ हाँ, ये अब मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। बहुत पसंद आएगी। एक हमने आपकी वहाँ पे भी लगाई थी। हाँ देखा, मैं देखा, बहुत सुंदर है। ये हमारी तरफ से तोहफे हैं। ये एक मैन 2.0 डिक्शनरी करके है जो डव मैन प्लस केयर ने बनाई है। ये भी बहुत, अगर आपको कभी दिल करे अपनी बेटी को गिफ्ट करना चाहें तो जरूर दीजिएगा। लैंग्वेज ऑफ केयर, ओ वाह, बहुत प्यारी है ये भी। आप ठीक है भैया, एकदम जरूर। ये हमारी थैंक यू, तरफ से- thank you so much, मच। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पंकज सर के साथ बी एम एन की अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ऑफ कोर्स आज आई थिंक आप, चाहे आपको ज्ञान मिला, चाहे आपको अच्छी बातें सुनने को मिली, आई थिंक दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फूकी मैन इन दिस कंट्री एंड आई होप एंड प्रे कि आप हमेशा से ऐसे रहें सर आप, क्योंकि मुझे बहुत इज्जत है आपके लिए और बहुत प्यार भी है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हाँ प्लीज इसमें से छोटे छोटे रील बना के